वेल अब जल्दी ही वो चौकीदार काका इस वक्त अविनाश के साथ मौजूद था और एंजल ने स्केच आर्टिस्ट बुला लिया था और जल्दी ही चौकीदार काका ने जिस तरह से आस्था को देखा था उसी तरह से आस्था का स्केच बताना शुरू कर दिया था। अब इस बीच अविनाश की एक कॉल आ गई थी तो उसे कॉल को अटेंड करने के लिए वो जैसे ही बाहर गया, क्योंकि वो कॉल किसी और की नहीं बल्कि उसके दादाजी अधिराज के केयरटेकर की कॉल थी। क्योंकि अविनाश ने सख्त इंस्ट्रक्शन दे रखे थे कि उसके दादाजी की हेल्थ अपडेट सीधा सीधा उसको फ़ोन पर दी जानी चाहिए। तो अब जैसे ही फ़ोन आया तो और अविनाश फ़ोन सुनने के लिए वहां से चला गया था। और इस बीच वो बुजुर्ग व्यक्ति काका जिस तरह से उस स्केच आर्टिस्ट से फ़ोटो बनवा रहे थे, अब तो एंजल को ज़्यादा इनसिक्योरिटी होने लगी थी। उसे लगने लगा था कि अगर इस तरह से आज उस लड़की का चित्र बन गया तो उसे लड़की को ढूंढना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और फिर अविनाश उसके हाथ से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगा। इसीलिए एंजल ने मौका देखकर उस बुजुर्ग काका का ध्यान थोड़ा सा भटका दिया था और बिल्कुल उनके सामने जाकर बैठ गई थी और बार बार उसे बोलने लगी, क्या उसके गाल मेरे जैसे थे, क्या उसके लिप्स मेरे जैसे थे। ऐसा बोलकर बार बार एंजल उस बुजुर्ग काका का ध्यान भटकाने लगी थी और जिसमें वो कामयाब भी हो गई थी, क्योंकि आस्था की आंखें तो वो बुजुर्ग काका अच्छे से बनवा चुके थे। लेकिन अब क्योंकि एंजल उसके सामने थी और बार बार अपनी और उसका ध्यान आकर्षित कर रही थी तो इसकी वजह से उसके जैसा मिलता जुलता उसके चेहरा गाल उसके लिप्स बनवा दिए थे। अब एंजल ने आस्था की फोटो थोड़ी सी डिफरेंट बनवा दी थी। अब जल्दी ही स्केच तैयार हो गया था और क्योंकि वह तो बुजुर्ग थे, जैसे उन्होंने स्केच देखा उन्होंने बोलते हैं हाँ हाँ ऐसे ही वही लड़की है। लेकिन एंजल ने थोड़े से डिफरेंट करवा दिए थे जिससे आस्था की पूरी शक्ल चेंज सी हो गई थी, लेकिन उसकी आंखें चेंज नहीं हुई थी। अब जैसे ही जल्दी अविनाश ने वो स्केच देखा तो उसकी आंखें भर आती हैं और आस्था की आंखों को देखने के बाद उसे उसमें से अपनेपन की फीलिंग आई और वो मन ही मन में खुश होकर बोला, जरूर यही मेरी बहन है, और उसने उस स्केच को चूम लिया था। एंजल ने जैसे ये देखा वो जल बुनकर राख हो गए थी, लेकिन तभी अविनाश ने स्केच वापस से एंजल को देते हुए कहता है, इसके काफ़ी सारे स्केच पूरे शहर भर में लगवा दो और साथ ही साथ पूरे 50 लाख का इनाम रख दो, जो कोई भी हमें इससे स्केच वाली लड़की के बारे में खबर देगा उसको मुंह मांगी कीमत दी जाएगी, पूरे 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब जैसे ही एंजल ने सुना उसकी तो आंखें हैरानी से फैल गई थी, लेकिन फिलहाल उसे अपनी बॉस की बात मानने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। कहीं ना कहीं उसे इस बात का भी सुकून था कि उसने थोड़ी सी डिफरेंट वो फोटो बनवाई थी। वो फोटो प्रॉपरली आस्था की तो नहीं बनी थी, लेकिन हाँ पूरे 50% उसमें से आस्था की झलक जरूर मार रही थी। वहीं दूसरी ओर वेल, अब एक गहरी और काली रात के बाद एक बड़ी ही खूबसूरत सी सुबह हो गई थी। सब लोग क्योंकि पूरी रात करीब करीब जागे थे तो सभी देर से सोकर उठे थे। नानी माँ ने सबके लिए अपनी निगरानी में सबकी पसंद का ब्रेकफास्ट बनवाया था, क्योंकि कल रात भी किसी ने कुछ भी ढंग से खाना नहीं खाया था और इसलिए आस्था के लिए भी उन्होंने अलग से खाना बनवाया था। क्योंकि जब से अरमान ने आस्था के देखभाल अपने हाथों में ली थी, आस्था को वो बिल्कुल न्यूट्रिशन वाला और साथ ही साथ उबला हुआ खाना बनवा खिला रहा था। वो बिल्कुल डॉक्टर की डाइट के अकॉर्डिंग चल रहा था। लेकिन नानी माँ जानती थी कि इस हालत में थोड़ा सा तीखा, कभी फीका कभी मीठा, हर तरह के खाना खाने का दिल कर सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने खाना बनवाया था और साथ ही साथ पौष्टिकता का उन्होंने पूरा ध्यान रखा था। वेल, करीब 10 बजे के करीब सभी लोग अब अपने अपने कमरों से नीचे आ गए थे। अरमान और आस्था भी एक साथ तैयार होकर नीचे आ गए थे। आस्था, रश्मि साथ ही साथ राधिका तीनों ही एक साथ एक जगह बैठी हुई थी और तीनों के ही चेहरे मुरझाए हुए थे। नानी माँ का दिल बार बार भर आ रहा था, क्योंकि उन्हें वो दिन याद आ रहा था कि किस तरह से चारों बिटिया आपस में मिलकर मौज मस्ती कर रही थी, डांस नाच गाना कर रही थी। पूरे के पूरे सिंघानिया मेंशन की रौनक इन लड़कियों से ही थी, लेकिन आज सिंघानिया मेंशन की रौनक ही उदास थी। सभी काफी ज्यादा उदास थे। वही दादाजी भी बहुत ज्यादा दुखी हो रहे थे, क्योंकि जब से आस्था अरमान की जिंदगी में आई थी पूरे घर में एक अलग ही तरह का माहौल था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अब अचानक से इतना कुछ हो गया कि किसी को समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से सिचुएशन को फेस करेंगे। वहीं दूसरी ओर आहान, जो कि गहरी नशे में था, लेकिन अगली सुबह उसका सारा नशा उतर चुका था, उसका सर भारी हो रहा था और वो जिस हालत में सोया था, बिना कपड़े चेंज किए, बिना नहाए धोए, उसी हालत में वह सीधा नीचे आ गया था। ध्रुव, आकाश तो पहले ही नीचे आ गए थे। सुमित भी वहां मौजूद था और रह रहकर वह घूर घूर कर राधिका को देख रहा था। राधिका ने जिस तरह से कल रात उसके साथ बर्ताव किया था,
तो उसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसीलिए उसने डिसीजन लिया था कि वह राधिका को झुकाकर रहेगा। जिस तरह से राधिका पहले उसके पीछे प्यार प्यार शादी शादी का रट लगाकर घुमा करती थी, एक बार फिर वो उसे इसी तरह से घुमाएगा। अब आहान एक कुर्सी पर बैठ गया था और सर पकड़ते हुए चिल्लाया, राजेश मेरे लिए नींबू पानी लेकर आओ। वेल, अरमान को पता चल चुका था कि ध्रुव और सुमित आहान को किस हालत में घर लेकर आए थे। भले ही अरमान का ध्यान उस वक्त आस्था पर था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जो उसे छुपा रहा। वेल, जल्दी ही राजेश एक ट्रे में नींबू पानी लेकर वहां मौजूद था। ध्रुव ने खुद नींबू पानी आहान को दिया था। आहान की हालात अब काफी बेटर थी और कल रात जो कुछ हुआ, धीरे धीरे उसे सब याद आ रहा था कि उसने किस तरह का बर्ताव किया था और किस तरह से उसने कितने ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। वेल, धीरे धीरे अब आहान ने सबको देखना शुरू कर दिया था और जैसे उसकी नज़र रश्मि, आस्था और राधिका पर पड़ी तो उसने अपनी नज़रें झुका ली थी। आहान को यूं शर्मिंदा देखकर आस्था को कुछ अच्छा नहीं लगा था, वही रश्मि को भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिलहाल वो सब इस सिचुएशन में उसे कुछ कह भी नहीं पा रहे थे। तभी अचानक नानी माँ उठी और सबकी ओर देखकर बोली, देखो बच्चों, बहुत हो गया। अब बस सर, इस तरह से हमें घर में मायूसी भरा माहौल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और आस्था बिटिया, तुम्हें तो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। जो हो गया सो हो गया, शायद ऊपर वाले की उसमें मर्जी थी, और अंत भला तो सब भला। रौनक बिटिया की जान बच गई, इससे ज्यादा हमारे लिए कुछ भी जरूरी नहीं होना चाहिए। तो आप सब भी इसे एक बुरे ख्वाब की तरह भूल जाओ और जिंदगी में आगे बढ़ो। चलो फटाफट से सब के सब खा लो, हमने आप सबके पसंद का नाश्ता बनवाया है। आस्था बेटा आओ, बेटा आप सब भी आओ। ऐसा बोलकर नानी माँ सबको को डाइनिंग टेबल पर बुलाने लगी। लेकिन तभी आहान अपने अपनी हालत को नोटिस करते हुए बोला, वह नानी माँ, मैं शावर लेकर आता हूँ। ऐसा बोलकर वहां उठ खड़ा हुआ और अपने कमरे में जाने लगा था। वहीं नानी माँ के ज्यादा ही इंसेस्ट करने पर सब के सब डाइनिंग टेबल चेयर पर बैठ गए थे, लेकिन अभी तक किसी ने एक निवाला तक नहीं लिया था। तभी अचानक एक जोरों से चीखने की आवाज उन्हें सुनाई देती है। सबके हाथ जो कि कुछ ना कुछ खाने पर जा रहे थे, अचानक वही के वहीं रुक गए थे और सभी के मुंह से सिर्फ एक साथ एक नाम निकला, रौनक का आ। और सभी अब दौड़ते भागते हुए आहान के कमरे में जाने लगे थे। वही जैसे ही दरवाजे के पास गए तो ये देखकर पूरी तरह से चौंक गए, अंदर से दरवाजा लॉक था। अब तो रश्मि हैरान हो गई, क्योंकि लास्ट टाइम वही सबसे लास्ट में उस कमरे से गई थी, तो फिर दरवाजा अंदर से किसने लॉक कर दिया? तो क्या इसका मतलब रौनक को होश आ चुका है? अब रौनक चीख पड़ी कहीं ना कहीं। जैसे ही रश्मि ने ये सोचा तो उसे अब रौनक की ओर चिंता होने लगी थी और वह जोरों से दरवाजा खटखटाने लगी थी। रौनक बेटा प्लीज दरवाजा खोलो मेरे बच्चे, दरवाजा खोल मेरी बहन। सभी रौनक से दरवाजा खोलने की गुहार लगाने लगे। दरवाजा खोलो। आस्था और राधिका भी बार बार लगातार दरवाजा पिटने लगे थे। वहीं रौनक इस वक्त खुद को समेटकर एक कोने में बैठी हुई थी। फ्लैशबैक, रौनक को थोड़ी देर पहले ही होश आया था। जैसे उसे होश आया, उसका सर पूरी तरह से भारी था और वो सर पर हाथ उठकर सोचने लगी कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ है। और तभी रौनक को अपने जिस्म के प्राइवेट हिस्से में बहुत ही भयानक दर्द महसूस हुआ। रौनक हैरान हो गई, क्योंकि उसका शरीर पूरी तरह से टूटा हुआ सा लग रहा था। अब जैसे उसने अपनी आंखें बंद की, एक एक करके उसे उसका बिहेवियर, उसे उसके कपड़े उतारना, आहान का उसे संभालना और फिर आहान को उसके साथ इंटीमेट होना, ये सारी बातें एक एक करके जैसे ही रौनक की याद आती है, रौनक ने जोरों से चीख मार देती है प्रेजेंट। और वो चीख सुनकर सब वहां जमा हो गए थे। अब रौनक ने दरवाजा नहीं खोला तो आहान भी बुरी तरह से दरवाजा खटखटाने और पिटने लगा था। लेकिन रौनक ने दरवाजा नहीं खोला था, क्योंकि खुद वो तो अब बहुत ही ज्यादा डरी से मिसी बैठी हुई थी, गहरे सदमे में थी और उसने अपने आप को चादर से पूरी तरह से कवर करके रखा हुआ था और वह आहान के कमरे के एक कोने में छुपे हुए बैठी थी। उसे इस वक्त बहुत डर लग रहा था, वो बुरी तरह से घबरा रही थी। तभी अरमान बिना किसी इमोशंस के आकाश की ओर देखकर बोला, दरवाजा तोड़ दो। जैसे ही अरमान ने ये बोला, बिना देरी किए आहान और आकाश दोनों ने एक साथ एक एक कीक मारी थी और दरवाजा टूट चुका था। और क्योंकि अब जैसे ही दरवाजा टूटा और सब अंदर गए और उन्होंने रौनक को देखा, लेकिन रौनक बेड पर नहीं थी। तभी आस्था की नज़र कोने में बैठी हुई रौनक पर पड़ी थी। रौनक को इस तरह से देखकर आस्था पूरी तरह से हैरान हो गई थी और जल्दी से उसके पास गई। रौनक, रौनक,
क्या हुआ है तुम्हें? रौनक, रौनक। अब रश्मि और राधिका वो भी रौनक के पास चली गई थी। लेकिन रौनक बुरी तरह से चीखते हुए बोली, छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं गंदी हो गई हूँ, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। और रोते बिलखते हुए रौनक सबसे अपना हाथ झटकते चिल्लाती रही। ऐसा बोलकर अब उन्हें अपने आप से दूर करने लगी थी। वहीं रौनक को इस तरह से चिल्लाता हुआ देखकर सभी की आंखों में आंसू आने लगे थे। वही आहान तो एकदम पत्थर के जैसा जम चुका था। रौनक बिल्कुल भी संभाले नहीं संभाल रही थी। किसी को समझ नहीं आया कि वह करे तो करे क्या, क्योंकि रौनक को बहुत गहरा सदमा लगा था, क्योंकि इस एक्सीडेंट ने रौनक की पूरी जिंदगी तबाह और बर्बाद कर दी थी। आस्था, रश्मि, राधिका रौनक को समझाने की पूरी कोशिश कर रही थी। रौनक लगातार उन्हें अपने आप से दूर कर रही थी, सबको अपने आप को छूने भी से रोक रही थी। अब तब अरमान आगे बढ़ता है। उसने राधिका, रश्मि साथ ही साथ आस्था को वहां से हटने के लिए कह दिया था और खुद घुटनों के बल रौनक के पास बैठा और बड़े ही प्यार से उसने रौनक के सर पर हाथ रखा और उसकी परवाह जताते हुए बोला, शांत हो जाओ रौनक, मैं हूं यहाँ, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, शांत हो जाओ, तुम मेरी छोटी बहन के जैसी हो, शांत हो जाओ, तुम्हारा भाई यहाँ है। अब जैसे ही अरमान सिंघानिया ने ये कहा, रौनक ने एक पल अरमान की ओर देखा, लेकिन अरमान की आंखों में उसे खुद के लिए अपनापन, सुकून सा और सेफ स्पेस सा महसूस हुआ। अब रौनक ने खुद को रोक नहीं पाती है, उसने अरमान को गले से लगा लिया था और जोरों से रोना शुरू कर दिया था। रौनक इतनी बुरी तरह से रोता हुआ देखकर जितने भी लोग उस वक्त वहां मौजूद थे, सभी की आंखों में आंसू आ गए थे। अरमान सिंघानिया की आंखों की डोरियां भी एकदम लाल हो गई थी कि लेकिन अरमान सिंघानिया को रोना सूट नहीं करता है, तो उसने अपने आंसुओं को जैसे तैसे संभाल लिया था। वही रौनक को इस तरह से देखकर स्पेशली आहान की आंखों से आंसू धार धार बह निकले थे, उसकी गर्दन तक आंसू आ रहे थे। ध्रुव की भी आंखें नम थी, सुमित की भी आंखें एकदम लाल हो रखी थी, लेकिन उसने भी अपने आंसुओं को बाहर नहीं आने दिया था। लेकिन आकाश, आकाश के आंसू आज बाहर आ गए थे, क्योंकि उसकी बीवी भी तो रो रही थी। वह आस्था अब धीरे से आगे बढ़ी और उसने भी रौनक के सर पर हाथ रखा था और वह भी अरमान के साथ साथ रौनक को सेफ फील कराने लगी थी। तब जैसे ही आस्था का हाथ रौनक को अपने सर पर महसूस हुआ, रौनक को एक नजर आस्था की ओर देखा, फिर अरमान को छोड़कर उसने आस्था को गले से लगा लिया था। धीरे धीरे रश्मि भी अब उसके पास गई थी और उसे संभालने लगी थी, क्योंकि वो उसे और खुलकर रोने देना चाहते थे। अगर रौनक नहीं रोएगी तो शायद उसके अंदर का जो दर्द है, जो दुख है, वो उसके अंदर ही अंदर रह जाएगा, तो वो लोग ये नहीं चाहते थे। कितनी ही देर तक जब रौनक रोती रही, फिर अचानक से उसकी आंखें भारी हो गई थी और जल्दी ही वो अब बेहोश हो चुकी थी। तब रश्मि ने जल्दी से रौनक को संभाल लिया था, उसे बेड पर लेटा दिया और फिक्र भरी आवाज में बोली, अभी इसकी हालत काफी ज्यादा वीक है, अभी इसको और आराम की जरूरत है, मुझे लगता है कि इसको अकेला छोड़ देना चाहिए। जल्दी ही रौनक की बात मानकर राधिका, सुमित, आकाश उस कमरे से बाहर चले गए थे। उस वक्त वहां अब अरमान, आस्था और साथ ही साथ आहान अभी वहां मौजूद थे। वही अरमान ने आहान की तरफ देखा। इस वक्त आहान एकदम बिखरा बिखरा सा लग रहा था। अरमान आहान को इस हालत में नहीं देख पाया और अरमान तुरंत उसके पास जाकर उसने उसके कंधे पर हाथ रखता है। अरमान का साथ पाकर ना जाने आहान को क्या हुआ कि उसने तुरंत अरमान को गले से लगा लिया था और फूट फूट कर रोने लगा था। आहान को इस तरह से बच्चों के जैसा रोता हुआ देखकर रश्मि साथ ही साथ आस्था की भी आंखें भर आई थी, क्योंकि वो जानते थे कि आहान ने जो कुछ किया सिर्फ और सिर्फ रौनक की जान बचाने के लिए किया था। लेकिन उसकी वजह से आहान को कितना ज्यादा रिग्रेट हो रहा था, ये बात किसी नहीं से छुपी थी। वो तब जल्दी ही आस्था और रश्मि दोनों उसके पास आ गई, क्योंकि उन्होंने अभी तक आहान से कोई बात नहीं की थी। शायद ये बात भी आहान को अंदर ही अंदर अंदर परेशान कर रही थी। लेकिन अब आहान को रोता हुआ देखकर रश्मि और आस्था दोनों ने ही उसके कंधे पर हाथ रखा। उसे शांत करते हुए रश्मि बोली, आहान प्लीज तुम शांत हो जाओ, प्लीज हमें अब रौनक को संभालना है, ये हमारे लिए मुश्किल सिचुएशन है और अगर तुम भी उसी के जैसा बिहेव करोगे तो फिर कैसा चलेगा। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है और आई एम सॉरी कि हमने तुम्हें पहले इस चीज़ के लिए नहीं बोला, लेकिन तुमने जो कुछ किया मेरी रौनक की जान बचाने के लिए किया है और इसके लिए मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा बोलकर रश्मि भी रोने लगी थी।
वही आस्था ने भी उदासी भरी आवाज से बोला, हाँ आहान भैया, रश्मि दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है। प्लीज आप हमें माफ कर दीजिए, हम आपको गलत नहीं समझ रहे हैं। हम बस रौनक की हालत को लेकर परेशान हैं, प्लीज आहान भैया अपने आप को संभालिए। तभी अरमान ने आहान को कुछ नहीं बोला था, सिर्फ उसके सर पर 2 बार हाथ फेरा और फिर उसे खुद से अलग करके अरमान अपने कमरे में चला गया था। आस्था जानती थी कि अरमान इमोशनली कितना ज्यादा वीक है, इसीलिए आस्था अरमान को संभालने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगी। वहीं आहान ने रश्मि की ओर देखा, रश्मि ने भी आहान को तुरंत गले से लगाया और उसे शांत करने लगी और अपनापन जताते हुए बोली, अगर मेरी छोटी मेरे लिए बहुत खास है, लेकिन तुम भी कम नहीं हो आहान, मैंने तुम्हें हमेशा से ही अपने छोटे भाई की तरह ही देखा है। ऐसे बोलकर अंडस फिर रश्मि आहान को शांत करने लगी थी और थोड़ी देर में आहान शांत भी हो गया था और अपने इमोशंस कंट्रोल करते हुए बोला, मैं थोड़ी देर रौनक के साथ बैठना चाहता हूँ। तब रश्मि ने अपनी आंखों का इशारे उसे परमिशन दे दी और उस कमरे से बाहर निकल गई। तब आहान कितनी ही देर तक रौनक के पास बैठा रहा और उसके चेहरे को देखता रहा और अचानक रौनक का हाथ पकड़कर आहान ने उससे माफी मांगना शुरू कर दिया और गिल्टी टोन में बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो हवाई, मेरा इरादा तुम्हारे साथ ये सब कुछ बिल्कुल करने का नहीं था। प्लीज मुझे माफ कर देना, प्लीज प्लीज, तुम जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ और मैं तुम्हें वादा करता हूँ मैं तुम्हें अपना नाम दूंगा, तुम से शादी करूंगा क्योंकि मैं तुमसे शायद प्यार भी करता हूँ। ये बोलकर कुछ देर बाद आहान वहां से बाहर निकल गया था। आहान के तुरंत जाने के बाद रौनक ने अपनी आंखें खोल लेती हैं। रौनक ने जैसे ही अपनी आंखें खोली उसके कानों में अभी भी आहान की कही हुई बातें ही गूंज रही थी। रौनक एकदम इमोशनल थी। फिलहाल रौनक ने खुद को संभाला था। रौनक अकेली अपना जीवन जीती हुई आई थी, उसने आज तक कभी भी हार नहीं मानी थी और आज अपनी जिंदगी में इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भला रौनक कैसे हार मान सकती थी। हालांकि इस बात को डाइजेस्ट कर पाना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था, लेकिन कितनी ही देर तक रौनक अपने आप को आईने में देखते रही। उसका शरीर इस बात के गवाही दे रहा था कि आहान ने किस हद तक जाकर उसे प्यार किया था। उसके शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां पर मार्क्स के निशान ना हो। रौनक को खुद को आईने में देखकर खुद से ही घिन भी आ रही थी और उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था और अपने सारा गुस्सा, सारे झुंझलाहट वो सीधे सीधे तरीके से अब आहान पर उतारना चाहती थी। इसके लिए रौनक ने जल्दी ही चेंज किया और फुल स्लीव्स कपड़े पहने लिए। उसने आज घुटनों तक का टॉप पहना था। हालांकि रौनक बिल्कुल लड़कों के जैसे एकदम स्टाइलिश रहा करती थी, लेकिन अब सब कुछ चेंज हो चुका था। वहीं दूसरी ओर सभी इस वक्त रौनक के इस तरह के बर्ताव को लेकर परेशान हो रहे थे। तभी नानी माँ सबको समझा रही थी कि बेटा, किसी भी लड़की के लिए इस तरह की सिचुएशन बहुत बड़ी मुश्किल सिचुएशन है। इस वक्त तुम सबको मिलकर रौनक को संभालना होगा। रौनक को इस वक्त सहारे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर रौनक इसी तरह का बर्ताव करती रही तो ये किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा। अभी नानी माँ सबको समझा ही रही थी कि तभी अचानक रौनक वहां आ गई थी। रौनक को देखकर सबके चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ गई थी। वही रश्मि ने तुरंत खड़ी होकर रौनक को गले से लगा लिया था। उसके गाल को छूते हुए बोली, तू ठीक है ना? तब रौनक ने रश्मि को कोई जवाब नहीं दिया और बिना किसी इमोशन के आहान की ओर देखकर बोल, मिस्टर आहान सिंघानिया, मुझे तुमसे बात करनी है। अब जैसे ही रौनक ने ये कहा सब लोग हैरानी से आंखें फाड़कर कभी रौनक को देख रहे थे तो कभी आहान को देख रहे थे। आहान ने भी एक नज़र सबकी और देखा और फिर चुपचाप सर झुकाकर रौनक के पीछे पीछे जाने लगता है। वही कमरे में जाकर रौनक ने दरवाज़ा पटक दिया था और आहान के और देखकर बोली, मैं अच्छी तरह से जानती थी कि तुम मेरी तरफ अट्रैक्ट हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे साथ इस हद तक दरिंदगी करोगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब कुछ करने की? हाँ, आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो? ऐसा बोलकर रौनक आहान पर चीख रही थी, क्योंकि रौनक को तो ये लग रहा था कि आहान ने नशे में उसका फ़ायदा उठाया है। अभी तक रौनक को इस बात के बारे में नहीं पता था कि उसे एक इस तरह का ड्रग्स दिया गया था जिसकी वजह से उसकी जान भी जा सकती थी और आहान ने तो सिर्फ और सिर्फ उसकी जान बचाई थी। तब रौनक का इस तरह से इल्जाम लगाना आहान को और भी ज़्यादा इमोशनल कर गया और उसकी आंखें भर आईं और वह बोला, देखो रौनक, मैं जानता हूँ कि जो कुछ मैंने किया वह बहुत गलत था, बहुत ज़्यादा गलत था। बिना किसी लड़की की मर्जी के मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझनी ही होगी। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। उस वक्त तुम्हारी जान बचाने के लिए
ये सब करना जरूरी था। अब जैसे ही आहान ने ये कहा, रौनक की तो आंखें बाहर निकलने को तैयार थी, और अचानक थोड़ा सा आगे बढ़कर उसने खींचकर एक थप्पड़ आहान के मुंह पर मार दिया, और उसके बाद एक और थप्पड़ आहान के मुंह पर मार दिया था। और उसके गिरेबान को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अच्छा मेरे साथ इस तरह से इतनी दरिंदगी करके तुम मेरी जान बचाने का नाम दे रहे हो? हाँ, जानना चाहते हो तुमने क्या किया मेरे साथ? जानना चाहते हो? देखना चाहते हो? रुको। ऐसे बोलकर रौनक ने अपने पूरे टॉप के जिप खोल दिए थे, और अब वो केवल इनरवियर में आहान के सामने थी। और आहान आंखें फाड़कर रौनक को देखने लगा था, क्योंकि उसकी नेक के निचले हिस्से साथ ही साथ उसके पेट वाले एरिया के हर एक हिस्से पर आहान के दांतों के उसके बाइट के निशान मौजूद थे। अब जैसे ही आहान ने ये देखा, उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और गिल्टी टोन में बोला, प्लीज स्टॉप इट और बंद करो अपनी जिप। ऐसा बोलकर रौनक को जिप बंद करने की रिक्वेस्ट करने लगा। तब रौनक बोली, क्यों, क्या हुआ? शर्म आ रही है देखकर? हाँ, शर्म आ रही है तुम्हें देखकर तुम्हें, लेकिन ये सब करते हुए तो शर्म नहीं आई। तुम्हें क्या लगा कि रौनक एक लड़की है? अगर इस लड़की के साथ इस तरह की हरकत करोगे या ये सब कुछ करोगे तो क्या मैं रोते पिटते अपनी जिंदगी गुजार दूंगी? हाँ, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है आहान सिंघानिया। मैंने जिंदगी को करीब से जिया है, बहुत करीब से। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे साथ ऐसी घटिया हरकत करोगे और उसके बाद मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? मैं तुम्हें जिंदगी में कभी भी माफ नहीं करूंगी आहान सिंघानिया, कभी भी नहीं। और क्या बोला तुमने? तुम मुझसे प्यार करते हो? मैं सिर्फ तुम्हारी हूं इन योर ड्रीम्स, क्योंकि रौनक को तुम कभी भी हासिल नहीं कर पाओगे। ऐसा बोलकर रौनक आहान पर आग उगलने लगी थी। वही आहान का पारा बढ़ गया था और रौनक जैसे ही जाने लगी, तब आहान उसकी बाजू को कसकर पकड़कर बोला, अपनी फालतू की बकवास बंद करो। हाँ, मैंने कहा ना, मैंने जो कुछ किया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए किया, क्योंकि ये करना उस वक्त बहुत जरूरी था। तुम जानती हो तुम्हें कौन सा ड्रग्स दिया गया था? ऐसा बोलकर आहान ने अपने ही भाषा में उस ड्रग्स का नाम बताना शुरू कर दिया था। रौनक मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी और वह अच्छी तरह से उस ड्रग्स के बारे में जानती थी कि उसे ड्रग्स के क्या साइड इफेक्ट हो सकते थे और वह ड्रग्स इंसान को किस हद तक मजबूर कर सकता था। एक पल को आहान की बात सुनकर रौनक को सांप सूंघ गया था। तभी आहान ने रौनक की ओर देखकर कहा, अंडस को तुमने अपने निशान तो दिखा दिए, एक चीज देखना चाहोगी तुम? ऐसा बोलकर आहान ने जल्दी ही अपने शर्ट उतार देता है और बिल्कुल लोअर में वो बिल्कुल न्यूड ओपन न्यूड होकर रौनक के सामने खड़ा हुआ था। अब तो आहान के बदन को देखकर रौनक की तो चीख निकलते निकलते रह गई थी, क्योंकि आहान की गर्दन के नीचे का सारा हिस्सा, उसके चेस्ट, उसकी मस्कुलर बाइसेप्स, उसके सिक्स पैक्स, हर जगह रौनक के बाइट्स के निशान थे। इतना ही नहीं, रौनक के शरीर पर तो काफी कम निशान थे, उससे 10 गुना ज्यादा निशान आहान के शरीर पर इस वक्त मौजूद थे। अब तो रौनक की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था, उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने सारे निशान उसने आहान को दिए हैं। तब रौनक जल्दी ही मुंह फेर कर खड़ी हो गई थी। तब आहान अपनी शर्ट को मुस्कुराते हुए पहनने लगा और मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या हुआ, अब शर्म आ रही है मेरे निशानों को देखकर? हाँ, क्या तुम्हें तब शर्म नहीं आई जब तुम मेरे साथ इस तरह की हरकत कर रही थी, किसी लड़के की इज्जत लूटते हुए? क्या तुम्हें इतनी सी भी शर्म नहीं आई? हाँ, एक तो तुमने मुझसे मेरी वर्जिनिटी चुरा ली और ऊपर से तुम मुझे ही एटीट्यूड दिखा रही हो। और एक और बात कान खोलकर सुन लो, जो मैंने कहा था वो मैं अभी भी कह रहा हूँ, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, रौनक आहान सिंघानिया। और मेरा नाम क्या अब तुम पर मोहर भी लग चुकी है, तो चुपचाप खुशी से इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लो। ऐसा बोलकर आहान अचानक रौनक के गालों को चूम कर वहां से चला गया था, और रौनक हैरानी से जिस जगह आहान ने उसे चुम्मा था उस जगह पर हाथ रखकर उसे और देखने लगी थी, और फिर नफरत से बोली, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। वही आहान जल्दी ही अब नीचे सबके पास आ गया था। उस वक्त सबके सब उदास बैठे हुए थे, कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि रौनक अब चीख रही होगी, चिल्ला रही होगी, या फिर इस वक्त रौनक काफी ज्यादा दुखी होगी और आहान पर गुस्सा कर रही होगी। लेकिन जैसे ही आहान एकदम शांत चेहरे के साथ वहां आया और वहां आकर थोड़ी सी तेज आवाज में बोला, राजेश बहुत भूख लगी है, खाना लगाओ, मुझे नाश्ता करना है, मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट लेकर आओ। अब जैसे ही आहान ने इतना नॉर्मल बर्ताव किया, सबके सब हैरान हो गए थे और सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी, क्योंकि जब से आहान ने रौनक के साथ इंटीमेट हुआ था तो तब से आहान की सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और उसे रह रहकर काफी ज्यादा रिग्रेट हो रहा था, गिल्ट हो रहा था।
लेकिन अब जिस तरह से रौनक रहे उसके साथ नॉर्मल बर्ताव किया, साथ ही साथ रौनक ने उस पर चांटे मारे तो उसकी झिझक, उसका रिग्रेट सब कुछ निकल चुका था और आहान अब थोड़ा शांत हो गया था। तभी रौनक भी आहान के पीछे पीछे नीचे आ गई थी और सीधा रश्मि के पास बैठ गई थी। इस वक्त रौनक ने अपना सर झुकाया हुआ था, कहीं ना कहीं उसे लग रहा था जो कुछ भी हुआ उसमें वाकई आहान की कोई गलती नहीं थी। सारी गलती सिर्फ और सिर्फ उसकी थी और इस गलती के लिए वह कभी भी आहान सिंघानिया से शादी नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी। अब जैसे ही रौनक वहां आई, आस्था और रश्मि दोनों ने ही उसे गले से लगा लिया था। राधिका ने जल्दी ही रौनक के लिए नाश्ते की प्लेट ले आए थी, लेकिन रौनक ने खाने से मना कर दिया था और बिना किसी इमोशन के राधिका की ओर देखकर दबी आवाज में बोली, मैं फ्लैट में जाना चाहती हूँ अभी और इसी वक्त। अब जैसे ही रौनक ने ये कहा सबके चेहरे मायूस हो गए थे, लेकिन नानी माँ तुरंत उठी हुई और रौनक के पास आती है और उसके सर पर हाथ रखकर बोली, मेरे बच्चे आपको कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस वक्त आपको हमारे साथ रहना होगा। हम आपको इस सिचुएशन में बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। आस्था भी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, नानी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है रौनक, तुम्हें यहाँ से कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब है ना, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुम हमारे पास रुको प्लीज। तब रौनक थोड़ा तेज आवाज में बोली, मुझे किसी की मदद की और ज़रूरत नहीं है और किसी के रहमो करम की तरस वाली नज़रों की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अकेली अपने आप को संभाल सकती हूँ, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे अपने फ्लैट में जाना है, मैं अब जा रही हूँ। ऐसा बोलकर रौनक जल्दी ही दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी थी। वहीं रश्मि थोड़ा सा तेज चिल्ला कर बोली, रौनक रुक जाओ, आई सेड स्टॉप इट, आई सेड स्टॉप इट। रौनक तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम कितनी ज़्यादा जिद्दी हो, लेकिन तुम्हें अब अपनी बड़ी बहन की बात माननी ही होगी, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, तुम कहीं नहीं जाओगी। ऐसा कहते हुए रश्मि ने तुरंत अपने हाथों को रौनक के सामने जोड़ लिया और गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज़ प्लीज़ रौनक तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। अब रश्मि को इस तरह से टूटा हुआ देखकर आकाश बर्दाश्त नहीं कर पाया। वह भी रौनक के सामने जाकर खड़ा हो गया और सर्द आवाज में बोला, रश्मि अगर कह रही है तो तुम कहीं नहीं जाओगी। रौनक जब तक तुम पूरी प्रॉपर्ली ठीक नहीं हो जाती और इस ट्रोमा से बाहर नहीं आ जाती, तब हम तुम्हें कहीं और जाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। वही आस्था मायूस सी रौनक के सामने आकर खड़ी हो गई थी और उदास होकर बोली, रौनक प्लीज़ हम तुम्हें इस सिचुएशन में अकेला नहीं छोड़ना चाहते हैं। रौनक अब सबकी बातें सुनकर इरिटेट हो गई थी और थोड़ा सा चीखते हुए बोली, बस कीजिए प्लीज़ प्लीज़, मुझे किसी हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ मुझे अकेले रहना है, लीव मी जस्ट अलोन। क्या आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा क्या? ऐसे बोलकर रौनक चीखने लगी थी, तभी अरमान आगे आया और उसने जाकर रौनक के सर पर हाथ रखा और धीरे से बोला, तुम अरमान सिंघानिया की बहन हो, अरमान सिंघानिया अपनी बहन को यहाँ से कहीं जाने की इजाज़त नहीं देगा। अब जैसे ही अरमान ने ये कहा, रौनक जो कि चीखना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, वो एकदम से ही चुप हो गई थी और बिना किसी भाव के उसने एक बार फिर अरमान को गले से लगा लिया था। अब सबके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी और आंखों में आंसू थे। वह समय ही कुछ ऐसा था। तभी नानी माँ मन में खुद से बोली, ये बच्ची जो हमेशा चहकते मुस्कुराते रहती थी, इसकी सारी मुस्कुराहट चली गई है, मुझे ही अब कुछ ना कुछ करना होगा। नानी माँ अभी ये सोच रही थी, वही दादाजी सोच रहे थे कि आखिरकार वो कब मौका देखकर रौनक से आहान की शादी की बात करेंगे, क्योंकि उन दोनों का उस बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आहान से तो वह बात भी कर लेंगे, लेकिन जिस तरह से रौनक बर्ताव कर रही थी तो उससे शादी की बात करना आसान नहीं होगा। अरमान ने रौनक को जल्दी से कंधों से पकड़कर उसे डाइनिंग टेबल पर ले आया था। वहां पर आहान बैठा हुआ ये सारी चीजें आहान देख रहा था और साथ ही साथ सोच रहा था कि उसके होने वाली बीवी कुछ ज़्यादा ही हवा हवाई है और अपनी हवा हवाई की हवा अब मुझे निकालना ही होगी और उसे अपनी ज़िंदगी में लेकर आना होगा। कहीं ना कहीं आहान ये सोच रहा था। अब रौनक जैसे ही डाइनिंग टेबल पर बैठी तो आहान का चेहरा उसकी आंखों के सामने था। आहान को देखते ही रौनक ने मुंह फेर लिया। तब अरमान ने आहान की ओर देखा। आहान तुरंत वहां से उठ खड़ा हुआ और सीधा अपनी थाली हाथ लेकर जाकर हाल में बैठ गया था और वहां जाकर नाश्ता करने लगा और मन ही मन में चिढ़ते हुए सोच रहा, ये हवा हवाई मुझे देखकर तो इस तरह से बर्ताव कर रही है जैसे कोई भूत देख लिया हो। किस तरह से चिढ़ रही है मुझसे, कल रात किस तरह मुझे किस पर किस किया जा रही थी।
कहीं ना कहीं ये सोचकर वो सब याद आते ही आज आहान के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई थी। जल्दी ही सबने थोड़ा सा रौनक को कुछ खाने के लिए प्रेशराइज किया। उसने थोड़ा बहुत खाना वगैरह खा लिया था। आस्था ने भी अच्छे से ब्रेकफास्ट किया और अरमान की ओर देखकर बोली, आप हमें कॉलेज छोड़ दीजिए, उसके बाद आप ऑफिस जाएगा। जैसे ही आस्था ने ये बोला, अरमान ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी थी और आस्था को लेकर वह कॉलेज के लिए चल पड़ा था, क्योंकि रौनक के कुछ दिनों के लिए उन्होंने घर पर ही आराम करने का डिसीजन लिया था कि रौनक को कुछ दिनों तक आराम करवाएंगे, उसके बाद वह कॉलेज ज्वाइन कर लेगी। अरमान आस्था को लेकर गाड़ी में कॉलेज की ओर रवाना हो चुका था, लेकिन तभी उसका फोन बजने लगा। फोन किसी और का नहीं बल्कि सुमित का था। सुमित का फोन आने पर अरमान हैरान हो गया और बोला था, क्या बात है सुमित, तुमने इस वक्त फोन किया? तब सुमित बोला, वह अरमान एक प्रॉब्लम हो गई है और तुम्हारी जरूरत है। जैसे ही सुमित ने ये बोला, अरमान ने सिर्फ इतना ही बोला, मैं आ रहा हूँ, क्योंकि अरमान जानता था कि सुमित इस तरह से तो फोन नहीं करता है। अगर सुमित का फोन आया था तो जरूर कुछ ना कुछ बात होगी। इसीलिए अरमान से सीधा आस्था को कॉलेज में ड्रॉप करके सुमित के होटल की ओर रवाना हो चुका था। वहीं दूसरी ओर एंजल बड़े ही ध्यान से आस्था की तस्वीर को देख रही थी, क्योंकि प्रॉपर्ली उसने आस्था की तस्वीर पूरी बनने नहीं दी। थोड़ी सी तस्वीर में चेंज करवा दिए थे। वो जो आर्टिस्ट था वह आंखें आस्था की ही बना पाया था, लेकिन उसके नोज चेक, लिप्स सब कुछ चेंज थे, जिसकी वजह से वह लड़की पूरी चेंज हो चुकी थी। और असली गोरी कौन थी और कैसी दिखती थी, असली फोटो कैसी होती, इसका अंदाजा एंजल को भी नहीं था, क्योंकि उसने बहुत ही ज्यादा चालाकी से उस बुजुर्ग चौकीदार से लड़की का गलत स्केच बनवाया था और फिर अविनाश के कहने पर उसने शहर भर में वह पोस्टर भी लगवा दिए थे और उन पर अच्छा खासी मोटी रकम भी इनाम के तौर पर रख दी थी। वहीं अविनाश तो सिर्फ आंखें देखकर ही समझ चुका था कि जरूर यह उसी की बहन है, क्योंकि उसकी आंखें और अविनाश आंखें दोनों ही एक दूसरे से मिलती जुलती थी। हालांकि अविनाश आस्था से मिल चुका था, लेकिन उस वक्त वो खुद एक सिचुएशन में फंसा हुआ था, तो वो उस वक्त आस्था पर ध्यान नहीं दे पाया था। इस वक्त अविनाश अपने दादाजी से बात कर रहा था। उसके दादाजी अविनाश को डांटते हुए बोल रहे थे कि तुम्हें अब वापस आ जाना चाहिए, बहुत दिन हो गए हैं, और वैसे भी मेरा तुम्हारे बिना दिल नहीं लग रहा है, और तुमसे मैंने एक वादा लिया था, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम अपने वादे को किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ोगे। फ्लैशबैक, जब अविनाश आस्था को ढूंढने के लिए इंडिया आ रहा था, तब अधिराज जी ने उससे वादा लिया था कि वह आस्था को तो ढूंढने जा सकता है, लेकिन वो उस खूनी को, उस डॉक्टर को ढूंढने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि अधिराज जी उसका सनकीपन देख चुके थे और वह अविनाश को खोना नहीं चाहते थे। एक तरह से वह डरे हुए थे, उनका डर आज तक खत्म नहीं हुआ था, तो इसीलिए वह चाहते थे कि वो सिर्फ अपनी बहन को वहां से ढूंढ कर लेकर आए, लेकिन उस डॉक्टर से किसी तरह का कोई वास्ता ना रखें। हालांकि अविनाश का इरादा तो उसे डॉक्टर को ढूंढकर उसे मौत के घाट उतारने का था, लेकिन अब अपने दादाजी के वादे के चलते वह मजबूर हो चुका था और उसने अब डिसीजन ले लिया था कि वह उस डॉक्टर को नहीं ढूंढेगा, लेकिन अपनी बहन को वह जरूर ढूंढ लेगा। और एक बार अगर आस्था उसे मिल जाती है, उसके बाद वो किसी ना किसी तरह से अपने दादाजी के वादे से आज़ाद होकर उस डॉक्टर को भी मौत के घाट उतार देगा। लेकिन फिलहाल उसके दादाजी के वादे ने उसके पैरों में जंजीर डाल रखी थी, जिसकी वजह से वह डॉक्टर को नहीं ढूंढ रहा था। उसके बाद वो उस डॉक्टर को खौफनाक मौत देगा। वहीं दूसरी ओर अरमान सिंघानिया जल्दी ही सुमित के होटल में पहुंच चुका था, और जैसे ही वह वहां गया, उसने देखा कि सुमित होटल के बाहर ही उसका इंतजार कर रहा था। अब जैसे ही सुमित ने अरमान को देखा, वह तुरंत उसके पास गया था और हिचकिचाते हुए बोला, वो एक्चुअली कल रात होटल में एक छोटा सा मसला हो गया था। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने दारू पीकर हमारे वेटर का सर फोड़ दिया था। उसके बाद मैंने उसे एक वीआईपी कमरे में आराम करने के लिए कहा था, लेकिन रात के 2 बजे उसने होश में आने पर पूरे के पूरे होटल में हंगामा मचा दिया। होटल स्टाफ ने जैसे ही मुझे इसकी जानकारी दी, तुरंत मैं यहाँ आ गया। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ आया और यहाँ आकर मैंने देखा कि उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने होटल में काम करने वाले 2 लोगों की बेरहमी से जान ले ली है, और उनकी लाश के पास ही वो आराम से बैठकर खाना खा रहा है। ये देखकर मैं चौंक गया। मैं चाहता तो पुलिस को भी बुला सकता था, लेकिन ना जाने क्यों मेरा दिल में आया कि मैं तुम्हें बुलाऊं। अब जैसे ही अरमान ने ये सुना, वो थोड़ा सा चौंक गया था। फ्लैशबैक, जिस वक्त रात को 2 बजे के करीब राजवीर जिंदल को होश आया, उसने अपने घर जाने की इच्छा जाहिर कर दी थी और पूरे के पूरे होटल में बवाल मचा दिया था।
सभी सामानों के तोड़फोड़ करनी शुरू कर दिया, लेकिन होटल स्टाफ ने सुमित के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग उस कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया था, क्योंकि सुमित उससे मिलकर उसे वहां से जाने देना चाहता था। लेकिन अब जब उस राजवीर को ये लगा कि यह लोग उसे इतनी आसानी से यहाँ से जाने नहीं देंगे, तो उसने भूख लगने का बहाना बनाया कि उसे बहुत जोरों से भूख लगी है, उसे खाना चाहिए। तकरीबन 3 बजे 2 वेटर उसके कमरे में खाना लेकर आ गए थे और राजवीर ने मौका देखकर खाने के है कांटे छुरी चम्मच का इस्तेमाल करते हुए बड़ी ही बेदर्दी से उसने 2 वेटर की हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, और उसने उन 2 वेटर को बड़ी ही खौफनाक मौत दी थी। जो कोई भी उन लाशों को देख ले तो पूरी तरह सहम जाए, और उसके चेहरे पर इतना सा भी रिग्रेट नहीं था, इतना सा भी दुख या किसी भी चीज का भाव नहीं था। सुमित जब सुबह उसे देखने गया तो वह बड़े ही आराम से सुबह का ब्रेकफास्ट उन दोनों लाशों के बीचों बीच बैठकर मजे खा रहा था। तब सुमित का दिमाग हिल गया और उसने तुरंत अरमान को फोन कर दिया। अब अरमान जल्दी ही सुमित की बात सुनने के बाद उसे कमरे की ओर जाने लगा था, और जैसे ही वो कमरे में गया उसने उन लाशों को देखा तो अरमान चौंक गया, क्योंकि वह लाश बिल्कुल उसी तरह से थी जिस तरह से अरमान सिंघानिया किसी भी क्रिमिनल को मौत दिया करता था, जिस तरह बड़ी ही बेदर्दी से वो क्रिमिनल्स को मारा करता था। ठीक उसी तरह की वह लाश थी। वही अरमान की नज़र जैसे राजवीर के चेहरे पर पड़ी तो अरमान के चेहरे का रंग उड़ गया था। वही सुमित के मन में अब हुआ कि अब जरूर अरमान सिंघानिया इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को अच्छी तरह से सबक सिखाएगा, क्योंकि अगर सुमित चाहता तो नॉर्मली मौत वह राजवीर को दे सकता था, लेकिन जिस बड़े ही बुरे तरीके से, भयानक तरीके से उस राजवीर ने उसे सुमित के 2 वेट्रेस की जान ली थी, तो कहीं ना कहीं सुमित सोच रहा था कि उसको भी इसी तरह की मौत मिलनी चाहिए, और वह मौत अगर कोई दे सकता है तो वह है सिर्फ और सिर्फ अरमान सिंघानिया। अब जैसे ही अरमान धीरे धीरे कदम बढ़ाकर उसकी ओर बढ़ने लगा, उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने भी एक नज़र उठाकर अरमान की ओर देखा, और जल्दी ही राजवीर जिंदल उन लाशों के बीच में से खड़ा हुआ और अपने हाथ और मुंह पोंछने लगा था। फिर वह अरमान की तरफ देखने लगा था। अरमान ने भी एक नज़र राजवीर जिंदल को देखा और अगले ही पल अरमान ने उसे गले से लगा लिया था। अब तो सुमित के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया था। वो सपने में भी नहीं सोच सकता था अरमान सिंघानिया को उसने वहां पर उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति यानी कि राजवीर जिंदल को सजा देने के लिए बुलाया था। लेकिन ये क्या, यहाँ तो अरमान ने आते ही उसे गले से लगा लिया था। अब तो सुमित की हैरानी की कोई ठिकाना नहीं थी। वहीं राजवीर जिंदल भी थोड़ा सा चौंक गया था, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे इस तरह से गले से लगाया था। अगले ही पल वह अरमान को बड़ी ही बुरी तरह से सूंघते हुए बोला, चेले तुम हो। अब जैसे ही राजवीर ने बड़े ही अजीब सी शक्ल बनाकर अरमान को ये बोला, अरमान के चेहरे पर एक शानदार मुस्कुराहट थी। अगले ही पल राजवीर ने बड़ी बुरी तरह से उसे गले से लगा लिया था और बोला, कुछ भी कहो, मैं इस दुनिया में सबको भूल सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल सकता। ये बताओ यहाँ कैसे आना हुआ। तभी अरमान को याद आया था कि सुमित ने उसे यहाँ किस लिए बुलाया था, और तभी अरमान बात बदलते हुए बोला, किस लिए नहीं, आप आइए मेरे साथ। ऐसा बोलकर अरमान बड़े ही प्यार से राजवीर को सुमित के ही होटल के बने एक बड़े ही शानदार विप रूम में ले आया था, जो रूम हमेशा अरमान के लिए अवेलेबल रहा करता था। अब सुमित तो भौचक्का सा खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था। तब अरमान ने अपने साथ आए हुए गार्ड्स को इशारा किया कि दोनों लाशों को ठिकाने लगवा दो। सुमित हैरान हो रहा था, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वह अरमान से बात करना चाहता था और इसके रिगार्डिंग उससे पूछताछ करना चाहता था, लेकिन अरमान ने तो राजवीर जिंदल को अपने कमरे में ले जाने के बाद कमरे के दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर लिया, और कितनी ही देर तक राजवीर जिंदल से वो बातें करता रहा। ऐसा लगने लगा था मान कि अरमान का कोई बिछड़ा बहुत पुराना दोस्त मिल गया हो। वहीं दूसरी ओर सुमित पूरी तरह से हैरान परेशान था, और अरमान के कमरे के बाहर ही वह चक्कर काट रहा था, क्योंकि राजवीर जिंदल कितना खतरनाक आदमी था ये सुमित देख चुका था, और जितनी बेरहमी से उसने उसके वेटर की जान ली थी, इसीलिए सुमित ने मजबूर होकर आकाश, ध्रुव, आहान तीनों को ही फोन कर दिया था। मारिया और टाइगर इस वक्त फार्म हाउस पर थे, क्योंकि अरमान के डेविल किंग बनने के बाद का सारा काम अरमान टाइगर को सौंप दिया था। किन किन लोगों को किस किस जगह पर अपॉइंट करना है, कहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन आनी है, इतना ही नहीं कहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, इन सब का पता लगाने के लिए मारिया और टाइगर मौजूद थे। तो वो दोनों फार्म हाउस से ही काम कर रहे थे, क्योंकि अभी अरमान को किसी खास बॉडीगार्ड की किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं थी, और रायचंद फैमिली का ऑलरेडी पत्ता साफ कर चुका था।
और अबीर सिंह राठौड़ तो अभी उससे दोस्ती का दिखावा कर रहा था, तो कहीं उसका अभी कोई दुश्मन नजर नहीं आ रहा था। अब सुमित का इमरजेंसी मैसेज मिलने पर सब पूरी तरह से चौंक गए। अचानक से क्या हुआ है? उस वक्त आकाश रश्मि के साथ था। अब मैसेज आने पर उसने एक नज़र ध्रुव की ओर देखा और ध्रुव ने आहान की ओर देखा, और तीनों एक साथ वहां से उठ खड़े हुए थे और फटाफट से बाहर की ओर भागते हैं। अब तीनों को इस तरह से जाता हुआ देख रश्मि, राधिका, नानी माँ और दादाजी चौंक गए थे। रौनक नाश्ता करने के बाद अपने कमरे में चली गई थी, क्योंकि वह आहान के कमरे में नहीं बल्कि अपने कमरे में गई थी, जिस कमरे में वह सिंघानिया मैंशन में पहले रहा करती थी। वहीं नानी माँ उन तीनों को हैरानी से जाते हुए देखकर चौंक गई थी कि अचानक से इनको हुआ क्या, यह इस तरह से क्यों गए हैं। तभी दादाजी नानी माँ को सोचते हुए देखकर बोले, अरे बहन जी, बच्चे हैं, जरूर कुछ ना कुछ प्रोग्राम बन गया होगा, परेशान मत हो, आ जाएंगे। तब नानी माँ हल्का सा मुस्कुरा देती हैं और कुछ पल सोचने के बाद बोली, अच्छा भाई साहब, मैं क्या सोच रही थी कि क्यों ना, और अगले महीने आस्था के पिताजी और माताजी की बरसी है, तो क्यों ना हम सभी बच्चों को लेकर गांव चले। हो सकता है गांव के माहौल में रौनक बिटिया का मूड भी अच्छी तरह से ठीक हो जाए और वह भी उसके साथ जो हादसा हुआ उसे भूल जाए। अब जैसे ही नानी माँ ने ये आइडिया दिया, दादाजी उनकी हाँ मैं हाँ मिलाते हुए बोलते हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही है बहन जी, मैं तो खुद यही चाहता था, वैसे भी काफ़ी टाइम से कोई कहीं नहीं गया हूँ, और यह जो घुटन भरा माहौल है और अजीब सा माहौल जो हमारे चारों तरफ फैला हुआ है, ये भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तब दादाजी की बात सुनकर नानी माँ मुस्कुरा देती हैं और अदब से बोली, तो फिर हम अगले कुछ दिनों में ही गांव चलने का प्लान बना लेते हैं। तब दादाजी ने भी हाँ कह दिया था। वही आस्था का आज कॉलेज में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। उसे बड़े ही अजीब सी फीलिंग आ रही थी, बार बार रौनक का झगड़ना, रौनक की बातें, साथ ही साथ आज सुबह जो उसने डेविल किंग के बारे में इंफॉर्मेशन सुनी थी, न्यूज़ देखी थी, वो उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी। वह सोच रही थी कि कोई इंसान इतना ज़्यादा बेरहम कैसे हो सकता है। ऊपर से जब से वह कॉलेज में आई थी तब से इसी बात की खबर चारों तरफ फैली हुई थी। वही कॉलेज में एक लड़की थी, वंशिका, बड़ी ही खूबसूरत और भोली भाली सी थी, और उदास सी वह एक तरफ बैठी हुई थी। वंशिका को इस तरह से देखकर ना जाने आस्था को क्या हुआ, बाकी वह भी उसके साथ जाकर बेंच पर बैठ गई थी। दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन दोनों चुपचाप खामोश बैठे हुए थे। तभी आस्था ने एक नज़र वंशिका की ओर देखा था और बोली, क्या बात है, आप मुझे बहुत ज़्यादा उदास सी लग रही हो। तभी वंशिका भी आस्था की ओर देखकर बोली, उदास तो आप भी मुझे लग रही है। तब आस्था मायूस होकर बोली, हाँ वो एक्चुअली आज कॉलेज में सारा दिन सिर्फ डेविल किंग के बारे में बातें होती रही, और मैंने सुना है कि वो बहुत ज़्यादा बेरहम इंसान है जो लोगों को बड़े ही खौफनाक तरीके से मार देता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, किसी के जीने मरने से उसे कोई लेना देना नहीं है। तभी डेविल किंग का जिक्र होने पर अचानक वंशिका की आंखें लाल सुर्ख हो गई थी और वह एकदम नफरत से बोलती है, उस डेविल किंग की जान तो एक दिन में अपने हाथों से लूंगी। अब जैसे ही वंशिका ने ये कहा, आस्था चौंक गई और बोली, क्या बात है, तुम अचानक से इतना ज्यादा गुस्से में क्यों हो गई हो? क्या डेविल किंग ने तुम्हारे भी किसी अपने की जान ली है? जैसे ही आस्था ने ये बोला, वंशिका की आंखें जो कि गुस्से से लाल सुर्ख थी, अब वहां पर मोटे मोटे आंसू थे और वह बुरी तरह से रोने लगी थी और बोलने लगी, हाँ उसे डेविल किंग ने मेरे एकलौते भाई की जान ली है। इस दुनिया में सिर्फ मेरा एक ही सहारा था, मेरा भाई, लेकिन उस डेविल किंग ने मेरी ही आंखों के सामने मेरे भाई की जान ली है, वह भी तब जब मेरा भाई सिर्फ 15 साल का था। अब तो आस्था की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वह घबराकर बोली, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? भाई 15 साल के बच्चे की डेविल किंग जान कैसे ले सकता है? तब वंशिका इमोशनल होकर बोली, क्योंकि उस वक्त वह खुद 8-9 साल का था। उस डेविल किंग को मैंने उसके बचपन में देखा था, मेरी ही आंखों के सामने मेरे 15 साल के भाई की उसने जान ली थी। अब तो आस्था की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था और वह बोलने लगी, इतनी कम उम्र में जान ली थी, आखिरकार कौन है वो वसी दरिंदा जिसे केवल 8 साल की उम्र में मर्डर कर दिया था? तभी वंशिका नफरत भरी आवाज से बोली, उसे मैं हर हाल में ढूंढ कर रहूंगी, मेरी जिंदगी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, उसकी जान लेना। अचानक वंशिका ने जैसे फ्लो में ये बात बोली, आस्था हैरान थी और अचानक वंशिका को एहसास हुआ कि पहले ही मुलाकात में वह किसी अनजान लड़की से अपने दिल का हाल कह रही थी। जिस दिल की नफरत को, जिस दिल के गुबार को उसने आज तक किसी के सामने नहीं कहा था, उसके साथ उसके बचपन में कितना ज्यादा अन्याय हुआ है। अनजाने में वो बात उसने किसी अजनबी से कह दिया।
अब तो डेविल किंग के लिए आस्था के दिल में नफरत और ज़्यादा बढ़ने लगी थी। अब आस्था के लिए कॉलेज में रुके रहना मुश्किल हो गया था। और इस वक्त जैसे ही वह बाहर निकली, उसने बॉडीगार्ड्स की ओर देखा और धीरे से बोली, मुझे अभी और इसी वक्त मेंशन जाना है। तब गार्ड्स ने जल्दी ही अरमान को मैसेज छोड़ दिया और सीधा आस्था को लेकर मेंशन की ओर रवाना हो चुके थे। वही एंजल ने, जो कि पूरे के पूरे शहर भर में उसे बुजुर्ग चौकीदार के बनवाए हुए स्केच लगवा दिए थे, जिसमें उसने कुछ छेड़खानी कर दी थी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इस टाइप की लड़की इस शहर में उसे कहीं नहीं मिलेगी। वहीं अविनाश सिंघानिया अंपार की ओर रवाना हो चुका था, क्योंकि उसकी अरमान सिंघानिया के साथ मीटिंग थी, जिसकी तैयारी ऑलरेडी एंजल कर चुकी थी और सारे प्रेजेंटेशन वो उसे बताने वाले थे। जल्दी से उसकी गाड़ी सिंघानिया अंपार की ओर रवाना हो चुकी थी, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी अरमान सिंघानिया की गाड़ी से टकरा गई थी। यानी कि अरमान सिंघानिया तो उस गाड़ी में नहीं था, उस गाड़ी में आस्था थी। आस्था जो कि कॉलेज से सिंघानिया मेंशन की ओर जा रही थी। अब जैसे ही गाड़ी टकराई, आस्था जो कि उदास सी बैठी हुई थी, उसका सर तुरंत सामने वाले सीट पर लगा गया था। वही ड्राइवर और बॉडीगार्ड पूरी तरह से हैरान हो चुके थे, क्योंकि अगर आस्था सिंघानिया को इतनी सी भी खरोंच आ जाती है तो अरमान सिंघानिया उन सब की जान लेने से पहले 1 मिनट नहीं लगाएगा। इसीलिए वो फटाफट से गाड़ी से बाहर निकलते हैं और जिस गाड़ी ने उन्हें टक्कर मारी थी, उस गाड़ी को उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया था। अब तो आस्था भी थोड़ा सा घबरा गई थी, क्योंकि जब से अबीर सिंह राठौर रास्ते में उसे टकराया था, उसे अब एक्सीडेंट से बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। अब जैसे ही इस तरह से गाड़ी रुकी, तब बॉडीगार्ड आस्था की ओर देखकर बोले, मैडम आप गाड़ी में ही बैठिए, जिसने भी गाड़ी में टक्कर मारी है हम अभी उसे गोलियों से भून देते हैं। अब आस्था तड़प गई और बोली, नहीं नहीं नहीं, कोई किसी की जान नहीं लेगा, एक बार मैं चेक करती हूँ कौन है। ऐसे बोलकर आस्था गाड़ी से उतरती है। तब तक अविनाश के कुछ आदमी भी गाड़ी से उतरता है। वो बॉडीगार्ड से बातचीत कर रहे थे, लेकिन आस्था जैसे ही बाहर निकली, अविनाश गाड़ी से बाहर निकलता है। अविनाश को देखकर आस्था तुरंत उसके पास गई थी और अविनाश भी मुस्कुराकर आस्था से मिला और ग्रीट करते हुए बोला, हेलो मिसेज सिंघानिया। तब आस्था बोली, क्या आप ही गाड़ी ड्राइव कर रहे थे? तब अविनाश नामे अपनी गर्दन हिलाते बोला, माफ कीजिएगा मिसेज सिंघानिया, ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड थोड़ा तेज कर रखी थी, इस वजह से आपकी गाड़ी के साथ टक्कर हो गई। आप ठीक तो है ना? अगर आपको प्लीज कोई भी परेशानी हुई है तो मैं अभी आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। जैसे ही अविनाश ने बड़े ही मीठी मीठी जुबान में अविनाश से बात की, आस्था को बड़ी पसंद आई थी। वही एंजल भी अब गाड़ी से बाहर निकल गई थी और सामने आस्था को देखकर चौंक गई, क्योंकि वह भी समझ चुकी थी कि आस्था कौन है। उसने भी आस्था को ग्रीट किया था और बोली, मिस सिंघानिया, आई होप आप ठीक होंगी। तब आस्था ने उसे मुस्कुराकर हाँ कहा। अब एंजल की निगाहें बार बार आस्था की आंखों पर जा रही थी और साथ ही साथ वह अपने साइड में खड़े हुए अविनाश की ओर भी देख रही थी। अविनाश की और आस्था की आंखें उसे बिल्कुल एक जैसी लग रही थी, लेकिन उसने फिर इस बात को पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वही आस्था अविनाश को सामने देखकर थोड़ा सा अपनापन सा महसूस करते हुए बोली, अच्छा अविनाश जी, अब हम चलते हैं, हमें घर जाना है। तब अविनाश बोला, देखिए आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, मेरी वजह से आपकी गाड़ी के आगे की हेडलाइट वगैरह टूट गई थी। तब अविनाश गिल्टी टोन में बोला, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको आपके घर छोड़ सकता हूँ। तब आस्था ने बिना झिझक के तुरंत हाँ बोल दिया, क्योंकि उसे अविनाश से किसी तरह की कोई नेगेटिविटी की फीलिंग नहीं आया करती थी। अविनाश से उसे हमेशा से ही अपनापन महसूस होता था। अब जल्दी ही अविनाश आस्था की हाँ मिलने के बाद फटाफट से अविनाश ने उसे गाड़ी में बिठाया था और उसे लेकर वह सिंघानिया मेंशन की तरफ चलने लगा था। आस्था के कुछ पोस्टर, यानी कि आस्था की आंखों के कुछ पोस्टर इस वक्त उसकी गाड़ी में मौजूद थे। अब आस्था ने जैसे ही गाड़ी में बैठने के बाद पोस्टर देखे, एक पोस्टर उसने हाथ में उठा लिया था, क्योंकि वो स्केच उसे काफी ज्यादा जानी पहचानी सी लगती। स्पेशली उसकी आंखें आखिरकार उसकी थी, तो उसे तो जानी पहचानी लगती है। तब आस्था पोस्ट की तरफ पॉइंट करके बोली, ये कौन है और आप इतने सारे स्केचेस क्यों बनवाए हुए हैं? तब एंजल मन में इरिटेट होकर बोली, यही सवाल तो मैं भी अपने खड़ूस बॉस से 1000 बार कर चुकी हूँ, लेकिन मजाल की मेरे खड़ूस बॉस ने मुझे इसका कभी भी ढंग का कोई जवाब दिया हो या कोई और अच्छा सा जवाब दिया हो। अफसोस की एंजल अविनाश को मन ही मन कोसती रही, क्योंकि सामने बोलने की उसकी हिम्मत नहीं थी। तब अविनाश कहीं खोए हुए अंदाज में बोला, यह मेरे लिए बहुत खास है, बहुत साल पहले मुझसे जुदा हो गई थी, बस मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ। अब जैसे ही अविनाश ने बड़ी ही गहराई से ये कहा, एंजल के तो तन बदन में आग लग गई थी।
वही आस्था अविनाश की ओर देखकर उम्मीद भरी नजरों से बोली, आप क्यों परेशान होते हैं, आप तो खुद इतने अच्छे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जरूर मिल जाएगी। आस्था ने जैसे ही अविनाश से ये कहा, अविनाश ने तुरंत आस्था का हाथ पकड़कर बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मिसेज सिंघानिया, आज कितने ही दिनों के बाद किसी ने मुझे इस तरह से पॉजिटिव रेस्पॉन्ड किया है, वरना ज्यादातर लोगों ने मुझे यही कहा कि यह मुझे कभी भी नहीं मिल पाएंगी। तभी आस्था कुछ और भी कहने वाली थी कि तब तक सिंघानिया मेंशन आ चुका था और आस्था के बॉडीगार्ड में जल्दी ही आकर दरवाजा खोल दिया था। आस्था जैसे गाड़ी से बाहर निकली वह अविनाश की ओर देखकर बोली, आप प्लीज अंदर आए ना, क्या आप यहीं से चले जाएंगे, प्लीज अंदर आए, कम से कम एक कप कॉफी तो पीजिए। अब जैसे ही आस्था ने ये बोला, अविनाश ने मुस्कुराकर आस्था की ओर देखकर कहा, एक बार आपके हस्बैंड मिस्टर सिंघानिया के साथ डील फाइनलाइज हो जाए, उसके बाद डेफिनेटली मैं आकर कॉफी पी लूंगा, इनफैक्ट हमें सक्सेस पार्टी भी ऑर्गेनाइज करेंगे। अब जैसे ही अविनाश ने ये कहा, आस्था मुस्कुरा देती हैं और जल्द ही आस्था मेंशन के अंदर चली गई थी और अविनाश एक बार फिर सिंघानिया अंपार की और रवाना हो चुका था। वही सब के सब इस वक्त होटल के बाहर जमा थे। सुमित ने जो कुछ भी हुआ था वो सारी बातें A to Z उन तीनों को भी बता दी थी और तीनों के ही चेहरे अब हैरान और परेशान हो उठे थे। वहीं दादाजी जी के उन सबके एक साथ जाने पर थोड़ा सा ऐतराज हुआ था और साथ ही साथ उन्होंने उस वक्त के लिए नानी माँ को समझा दिया था, लेकिन उनका दिल खुद बेचैन हो उठा था, इसीलिए उन्होंने अपने ड्राइवर को फोन मिला दिया, जो ड्राइवर आकाश सुमित वहां को लेकर सुमित के होटल गया था। तब दादाजी जी ने उस ड्राइवर को फोन करके पूछा, अंडरस्को, अच्छा ब्रिजेश, वो ये सब लोग कहाँ हैं, कहाँ ड्रॉप किया है तूने सबको? तो ब्रिजेश ने बता दिया कि बड़े मालिक वो सब के सब सुमित बाबा के होटल में आए हैं। तब दादाजी कुछ सोच में पड़ गए और दादाजी भी बिना देरी किए अपनी एक दूसरी गाड़ी में अब सुमित के होटल में पहुंच चुके थे, क्योंकि उन्हें कुछ अनहोनी की आशंका लग रही थी। अब जैसे ही सुमित जो कि वो सारी बातें उन तीनों को बता रहा था, दादाजी वही छुपकर वो सारी बातें सुन चुके थे और दादाजी के चेहरे से पसीना निकलना शुरू हो चुका था। और फिर दादाजी खुद को रोक नहीं पाए, तुरंत वो सबके सामने जाकर खड़े हो गए थे। दादाजी को इस तरह से अपने सामने देखकर वह चारों थोड़ा सा घबरा से गए थे और हैरत से बोले, अरे दादाजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तब दादाजी ने सुमित की ओर देखकर ठंडे स्वर में बोलते हैं, कहाँ है वह आदमी, बोलो, जवाब दो मुझे, कहीं वह अरमान के साथ तो नहीं है? तभी सुमित हैरानी से दादाजी की ओर देखकर हिचकिचाते हुए बोला, दादाजी आप जानते हैं को, और वो आदमी कौन है? और वो आदमी तो अरमान के साथ है, वो इस वक्त अंदर है और कितनी बार दरवाज़ा खटखटा चुका हूँ, लेकिन अरमान दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार नहीं है। तभी दादाजी सुमित के पास गए और बेचैन होकर बोले, कुछ भी करके अरमान को वहां से बाहर निकालो, अरमान उस आदमी के साथ रहना किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है, निकालो उसे बाहर, तुम सुन रहे हो ना मेरी बात, निकालो उसे बाहर। दादाजी की बात सुनकर सभी हैरान हो रहे थे, सबके मन में इस वक्त कितने सारे सवाल चल रहे थे, लेकिन वो दरवाजा खटखटाकर थक गए थे। अरमान ने दरवाजा नहीं खोला, ना जाने वो उस आदमी से क्या बात कर रहा था। अरमान को उससे बात करते हुए 2 से ढाई घंटे से ज्यादा हो चुके थे। वही अरमान सिंघानिया जो कि 1 मिनट भी बिल्कुल भी अपना वक्त किसी भी कीमत पर वेस्ट नहीं किया करता था, वो इस तरह से एक आदमी के साथ अंदर था, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वही दादाजी भी अब परेशान हो गए थे। दादाजी को परेशान देखकर सभी ने बारी बारी से दादाजी से सवाल करना शुरू कर दिया था कि आखिरकार ऐसी क्या बात है दादाजी जो आप इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तब दादाजी ने उन सबको बारी बारी से देखा और उन्हें शांत कराते हुए बोले, अंडरस्को, मैं आप लोगों को आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन इस वक्त अरमान का उस आदमी से के साथ रहना बिल्कुल किसी भी ठीक नहीं है, फटाफट से कुछ भी करो और उस आदमी को दरवाजे से बाहर निकालो। अब सब हैरान हो गए थे, उन्हें समझ में नहीं आया कि वो करें तो करें क्या, क्योंकि अरमान तो बाहर आने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन सुमित के पास उस दरवाजे के मास्टर की थी, लेकिन बिना अरमान की परमिशन के वो इस तरह से उस मास्टर की का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, क्योंकि सुमित किसी भी सूरत में अरमान की नाराजगी मोल नहीं ले सकता था। तब सुमित की कश्मकश दादाजी ने समझ ली और वह सुमित की ओर देखकर शांत स्वर में बोले, मेरा बच्चा रुक जाओ, मैं जानता हूं कि तुम इस वक्त क्या सोच रहे हो, लेकिन इस वक्त अगर उस सनकी आदमी से अरमान को कोई अलग कर सकता है तो वह है सिर्फ और सिर्फ आस्था बिटिया। आकाश, एक काम करो, फटाफट से आस्था बेटी को फोन मिलाओ और मेरी बात करवाओ।
अब जैसे ही दादाजी ने ये बोला सब लोग दादाजी के इस तरह के हाव भाव देखकर हैरान तो हो रहे थे, साथ ही साथ काफी ज्यादा उन सबके मन में सवाल भी थे, लेकिन फिलहाल जो कुछ दादाजी कह रहे थे वो सब स्टेप बाय स्टेप करते जा रहे थे। सो आकाश ने जल्दी ही आस्था को फोन लगा दिया, आस्था जो कि अभी मेंशन के अंदर भी नहीं गई थी। जैसे ही फोन बजा उसने फोन तुरंत अपने कानों पर लगा लिया था। तब दादाजी जल्दी से बोले, आस्था बिटिया हम बात कर रहे हैं। तब आस्था चहकते हुए पूछती हैं, दादाजी कहाँ हैं आप? मैं बस मेंशन आ रही हूँ, फिर हम आराम से बैठकर बात करते हैं, बस 2 मिनट में आ रही हूँ, बाहर ही हूँ। अब जैसे ही आस्था ने ये बताया दादाजी हड़बड़ाहट में बोले, नहीं नहीं बिटिया हमारी बात सुनो, आप अभी और इसी वक्त ड्राइवर के साथ वापस सुमित बेटे के होटल में आ जाओ। अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा आस्था चौंक गई और असमंजस में बोली, लेकिन क्यों दादाजी आप हमें वहाँ क्यों बुला रहे हैं? तब दादाजी बोले, बिटिया प्लीज इस वक्त कुछ भी सवाल मत करो, हमने जैसा आपसे कहा है आप वैसा ही करो, प्लीज आप यहाँ फौरन आ जाओ। दादाजी की बात सुनकर आस्था समझ चुकी थी कि कोई ना कोई गंभीर बात है, इसीलिए वो जल्दी से बोली, ठीक है दादाजी मैं आ रही हूँ। ऐसा बोलकर आस्था ने फोन रख दिया और ड्राइवर के साथ जल्दी ही वापस सिंघानिया मेंशन के दरवाजे से ही वह सुमित के होटल की ओर रवाना हो चुकी थी। वहीं धीरे धीरे अब टाइम बीत रहा था। ऑलरेडी अरमान को उस आदमी के साथ गए हुए 3 घंटे हो चुके थे और इन 3 घंटों में दोनों ने एक दूसरे से किसी तरह की कोई बात नहीं की थी। अरमान उसके सामने टांग पर टांग रखकर बैठा हुआ था, साथ ही साथ राजवीर जिंदल भी उसके सामने टांग पर टांग रख कर बैठा हुआ था और दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे और दोनों के बीच किसी तरह की कोई कन्वर्सेशन नहीं हो रही थी, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को बिना किसी इमोशंस के वो देखे जा रहे थे। ये बड़ी अजीब सी बात थी, लेकिन फिलहाल उनके बीच किसी तरह की कोई बातचीत नहीं थी। वही और आस्था का दिल अब बेचैनी से घिर उठा था। वो सोचने लगी थी, आखिरकार बात क्या हो सकती है? दादाजी उसे इस तरह से कैसे बुला सकते हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? क्या वह अरमान से इस बारे में पूछ ले? आस्था के मन में ये सवाल आते ही आस्था ने तुरंत अरमान को फोन लगा दिया था। वही अरमान जो कि 3 घंटे लगातार एक जगह ही बैठा हुआ था। तुरंत फोन आने पर उसका ध्यान थोड़ा अलग हुआ और फोन पर आस्था का नाम देखकर उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई थी। वहीं राजवीर जिंदल अपने लबों से हंसने लगा था और इंटरेस्ट लेते हुए बोला था ना, तेरी जिंदगी में भी आएगी, अब उसे संभाल कर रखना, ये दुनिया बहुत बुरी है, इस पूरी दुनिया से उसे बचा कर रखना। ये बोलते हुए राजवीर बड़ा ही अजीब और पागल सा लग रहा था। वही अरमान उसकी बात सुनकर मुस्कुराए जा रहा था और बिना एक्सप्रेशन से बोला, बिल्कुल रखूंगा। अब आस्था का फोन आने पर मुस्कुराकर कान पर लगा लिया, जुनून भरी आवाज में बोला, जी हुक्म कीजिए। अब अरमान की इस तरह की बात सुनकर आस्था हैरान हो गई और फोन की स्क्रीन को घूरने लगी और कुछ पल सोचते हुए बोली, अरमान जी आप ठीक तो है ना? अब जैसे ही आस्था ने ये सवाल किया अरमान के माथे पर बल पड़ गए और वो सर्द आवाज बोला, आप मुझे ये सवाल क्यों कर रही है? मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ? तब आस्था हड़बड़ा कर बोली, वह हम सुमित भैया के होटल में जा रहे हैं, दादाजी को फोन आया था, उन्होंने हमें वही बुलाया है, क्या आप भी वही है? आस्था ने जैसे ही मासूमियत में अरमान से ये पूछ अरमान के माथे की लकीरें उभर आई थी और वो बोला, ठीक है आप यहाँ आ जाओ। ऐसा बोलकर अरमान ने फोन रख दिया था। अरमान का इतना रूखा सा जवाब सुनकर आस्था हैरान हो गई थी और बस मन में ये प्रार्थना करते हुए आ रही थी कि बस सब कुछ ठीक हो। वही राजवीर जिंदल अब खड़ा हुआ और अरमान को एक बार फिर गले से लगाकर बोला, मैं चलता हूँ, तुम्हारी वाली तुम्हारे पास आ रही है और मेरी वाली मेरा इंतजार कर रही है। ऐसा बोलकर राजवीर जिंदल ने जल्दी ही दरवाजा खोल दिया था, लेकिन इससे पहले कि वो बाहर निकल पाता अरमान उसे रोकते हुए बोला, आप फिर कब मिलेंगे? तब राजवीर तिरछा मुस्कुरा कर उसकी और देखकर बोला, मैंने तुझे कहा था ना, डेस्टिनी रही तो मुलाकात होगी, और फिक्र मत कर, मैं अपने चेले को इतनी आसानी से नहीं भूलूंगा। ये बोलकर राजवीर जल्दी ही लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ उस दरवाजे से बाहर निकल गया और वहां से सीधा जाकर पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी उसने अपने विला की ओर रवाना कर देता है। उस वक्त सभी लोग उस कमरे के सामने से हट गए थे क्योंकि दादाजी ने उन सबको वहां से हटने के लिए कह दिया था कि दादाजी नहीं चाहते थे कि वो इंसान दादाजी को देखें। अब उसके वापस जाने के बाद दादाजी ने उन सबको बारी बारी से घूर कर देखा और सख्त आवाज में बोले, चलो सभी। अब इस वक्त अरमान के कमरे में मौजूद था
वहीं अरमान ने जैसे ही दादाजी और बाकी सबको वहां एक साथ देखा तो वह तुरंत दादाजी के सामने जाकर खड़ा हो गया और सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोला, ये क्या किया आपने? आस्था को यहाँ पर क्यों बुला लिया? हाँ, आपको उसे बुलाने से पहले मुझसे एक बार पूछना चाहिए था। दादाजी से अचानक अरमान ने अपने गिरेबान पकड़ लिया और गुस्से से बोले, तुम उस घटिया इंसान के साथ क्या कर रहे थे? अरमान ने अपने गिरेबान को दादाजी के हाथों से छुड़ा लिया था और दादाजी की ओर दांत पिसते हुए देखकर बोला, वह इंसान मेरा गुरु है, आप उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे? दादाजी, मैं उसके बारे में इतनी सी भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। ये बोलकर बिना एक्सप्रेशन के अरमान वहां से बाहर निकल गया था और दादाजी सदमे में बेड के कोने पर धीरे से बैठते चले गए थे। वहीं दूसरी ओर यहाँ राजवीर जिंदल जैसे ही पार्किंग एरिया से अपनी गाड़ी लेकर निकला, ठीक उसी वक्त आस्था की गाड़ी सुमित के होटल में आ गई थी और जैसे ही आस्था गाड़ी से बाहर निकली और अचानक से उसकी नज़र राजवीर जिंदल पर पड़ी तो आस्था की आंखें एकदम से चौड़ी हो गई थी, क्योंकि उसके सामने उसके माँ बाप का खूनी खड़ा हुआ था जिसने उसकी जिंदगी पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया है। उसे अपने सामने देखकर आस्था का बीपी एकदम से ही बढ़ चुका था और अचानक से वो जोरों से चीख उठी। लेकिन उस वक्त राजवीर जिंदल आस्था को देख नहीं पाया था, क्योंकि उस पर अपनी पत्नी के पास जाने का भूत सवार था, इसीलिए जल्दी ही वो अपने घर की ओर रवाना हो चुका था। वही अरमान जो कि वहां से सीधा बाहर निकल कर आया था और उसने जैसे ही आस्था को इस तरह से चीखते हुए देखा, अरमान हैरान हो गया और वह तुरंत भाग कर आस्था के पास गया। इससे पहले कि आस्था बेहोश होती, अरमान ने उसे गोद में उठा लिया था और वापस से उसे गाड़ी में बिठाकर तुरंत आस्था को घर लेकर चलने का ऑर्डर दिया, क्योंकि इस वक्त आस्था की आंखें बंद थी और रश्मि आज हॉस्पिटल नहीं गई थी, वह रौनक के साथ रुकी हुई थी। इसीलिए अरमान ने जल्दी ही रश्मि को फोन कर दिया कि आस्था इस तरह से बेहोश हो गई है। तब रश्मि ने उसे फिक्र भरी आवाज में बोलती हैं कि वो सीधा उसे घर ले आए, वो मिनी हॉस्पिटल में ही उसे चेक कर लेंगे। इसीलिए अरमान जल्दी उसे लेकर घर जाने लगा। वही दादाजी अब बाकी सबके साथ इस वक्त वीआईपी रूम में थे और सब लोग बारी बारी से दादाजी की ओर ही देख रहे थे। तब आहान अपनी जगह से उठा, दादाजी के पास में उनका हाथ पकड़कर बैठ गया और दर्द भरी आवाज में बोला, क्या बात है दादाजी, क्या हुआ है? आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं? दादाजी, ऐसा कुछ है जो हमें नहीं पता? तब आकाश और सुमित और ध्रुव ने भी यही सवाल दादाजी से किया था। तब आहान हल्की सी नमी लाकर अपनी आंखों में बोला, मैं जानता हूँ दादाजी कि मैं आपका सगा पोता नहीं हूँ, लेकिन आप मेरा यकीन करें, मैं आपको अरमान भाई बहुत प्यार करता हूँ और आप दोनों को दिल से अपना मानता हूँ। मेरे दादाजी बहुत पहले ही इस दुनिया से जा चुके हैं और जाने से पहले मेरी जिम्मेदारी वह आपको सौंप कर गए थे और तब से आपने मुझे बहुत अच्छे से पाल पोस कर बड़ा किया है और बड़े भाई के रूप में मुझे अरमान भाई जैसे भाई मिले हैं। आप यकीन माने दादाजी, मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझता हूँ। लेकिन दादाजी, आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपके परिवार का हिस्सा ही नहीं हूँ? क्या बात है दादाजी, प्लीज बताइए। अब सभी दोस्त एक एक करके दादाजी से बात करने लगे थे, लेकिन दादाजी उन्हें कुछ नहीं बताना चाहते थे। तभी सुमित, आकाश तुरंत दादाजी के सामने जाकर बैठ गए और दादाजी को हौसला देते हुए बोले, दादाजी, जब तक आप हमें सारा सच नहीं बता देते तब तक हम आपको यहाँ से किसी भी कीमत पर जाने नहीं देंगे। अब जब वो दोनों इस तरह से वहां बैठ गए, दादाजी कुछ पल उनकी ओर देखने लगे और फिर बेचैनी से बोले, बेटा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये आदमी यहाँ इस तरह से अरमान को मिल जाएगा। इस आदमी को अरमान से दूर रखने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया था। अब तो सबकी क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ चुकी थी और वो जल्दी से पूछते हैं, दादाजी प्लीज कुछ तो ऐसी बात है जो आप हमसे छुपा रहे हैं, बताइए ना, आप बातें गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं? तब दादाजी ने बारी बारी से सबको देखा और उदास होकर बोले, फ्लैशबैक वसुंधरा के धोखे और टॉर्चर के बाद वसुंधरा जो अरमान की जान लेना चाहती थी। तब अरमान काफी दिनों तक सदमे में रहा, उसकी मेंटली कंडीशन काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी, वो काफी अजीब बिहेव करने लगा था। तब उसका इलाज जिस डॉक्टर ने किया था वो यही डॉक्टर था, राजवीर जिंदल नाम है इस डॉक्टर का। एक नंबर का पागल और सनकी डॉक्टर था। धीरे धीरे अरमान इससे काफी ज्यादा अटैच होने लगा था और अरमान इससे काफी ज्यादा घुलने मिलने लगा। इतना ही नहीं, जो कुछ भी ये डॉक्टर करता था अरमान भी उसे कॉपी करने लगा था।
एक बार इस डॉक्टर की बीवी को इस अस्पताल में काम करने वाले एक सीनियर डॉक्टर ने छेड़ दिया था। उस वक्त अरमान वही इस अस्पताल में मौजूद था। फिर उसी रात राजवीर जिंदल ने अपने सीनियर डॉक्टर की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, यह वह हत्या उसने किसी और के सामने नहीं बल्कि अरमान के सामने की थी। बड़े ही खौफनाक तरीके से उसने अपने सीनियर डॉक्टर के लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। उसकी आंखें तक बाहर निकाल दी थी और जिस हाथ से उसने उसकी बीवी को छुआ था, उस हाथ के सबसे पहले उसके जिंदा रहते उसने नाखून उखाड़े। उसके बाद एक एक उंगली उखाड़ी, वह चिल्ला ना सके इसके लिए उसने उसके मुंह में खूब सारा कपड़ा ठूस दिया था। और फिर बड़ी ही बेरहमी से अरमान की आंखों के सामने उस डॉक्टर ने अपने सीनियर डॉक्टर की जान ले ली थी। उसके मुंह में खूब सारा कपड़ा ठूस दिया था और फिर बड़ी ही बेरहमी से अरमान की आंखों के सामने उस डॉक्टर ने अपने सीनियर डॉक्टर की जान ले ली थी। अब आगे उस वक्त वो पूरा खून में सन चुका था और फिर अरमान के पास जाकर सर्द आवाज में बोला, इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपनी बीवी को करना चाहिए, और अगर कोई तुम्हारी बीवी की तरफ आंख उठाकर भी देखें तो उन आंखों को नोच लो, उसको इससे भी ज्यादा बुरी और भयानक मौत दो। ये बात उसने एक छोटे से नन्हे से नाजुक दिल के बच्चे अरमान को सिखाई थी, क्योंकि अरमान उसे अपनी माँ के धोखे के बारे में बता चुका था और उसकी माँ उसे किस तरह से टॉर्चर किया करती थी। ये सारी बातें भी अरमान ने राजवीर से शेयर की थी। इसीलिए राजवीर ने औरत को किस तरह से वश में रखना है, किस तरह से उन्हें अपने काबू में रखना है, और अगर कोई तुम्हारी औरत की ओर आंख उठाकर भी देखे तो उसका क्या हाल करना है, ये सारी बातें नन्हे से अरमान के दिलों दिमाग में अच्छी तरह से बिठा दिया। वही अरमान पूरी तरह से अब राजवीर के जैसा पत्थर दिल बनने लगा और मैं सारा दिन अरमान और अपना गुजारा करने के लिए मेहनत से काम किया करता था और रात में उसके मैं पास जाया करता था। उस वक्त वो मुझसे सिर्फ राजवीर की ही बातें किया करता था। पहले तो मैंने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उस मर्डर के बारे में सारी बातें अरमान ने मुझे बताई तो मैं पूरी तरह से हिल गया और मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं राजवीर जिंदल को कुछ कह सकूं या उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकूं, क्योंकि उस वक्त मैं खुद मजबूर बेसहारा था। मेरे पास किसी का कोई सहारा नहीं था और मेरा अरमान को उस अस्पताल में रखने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन हद तो जब हो गई जब उसे अस्पताल में एक और मेंटली चैलेंज बच्चा एडमिट हुआ था। वह बच्चा 14 से 15 साल का था और अरमान उस वक्त केवल 7 से 8 साल का था। और फिर अचानक उस छोटे से बच्चे का इलाज वह राजवीर जिंदल कर रहा था, जो कि मेंटली चैलेंज बच्चा था। उसके साथ एक छोटी बहन भी वहां आई थी। तब जब राजवीर जिंदल उस मानसिक बीमार बच्चे को एक इंजेक्शन दे रहा था, तब उस बच्चे ने राजवीर हाथों पर काट लिया। ये बात अरमान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि वह डॉक्टर से कुछ ज्यादा ही अटैच हो गया था। और फिर जब वह बच्चा अपने वार्ड में था, अरमान ने ठीक उसी तरह से जिस तरह से राजवीर जिंदल ने सीनियर डॉक्टर की जान ली थी, ठीक उसी तरह से वो छोटे मासूम बच्चे की जान ले ली थी। वह भी बड़ी ही बेरहमी से उसकी जान ली थी। उस वक्त जब मैंने ये सारा नज़ारा देखा तो मेरे पैरों की तले से जमीन खिसक चुकी थी। मैं उसी रात में अरमान को अस्पताल से लेकर भाग गया था और अरमान को उस दिन मैंने बहुत मारा था और उसे डराया धमकाया कि वह आगे से कभी भी उसे डॉक्टर से नहीं मिलेगा। उसे दिन के बाद से वह डॉक्टर अरमान की जिंदगी में नहीं आया। लेकिन आज जब तुमने मुझे उसके बारे में बताया और मैंने सुना कि उस डॉक्टर ने किस तरह से मर्डर किया और अरमान उसके साथ है, तो मुझे समझते देर नहीं लग कि ये वही बेरहम डॉक्टर है। अब तो जैसे ही दादाजी ने ये सारा सच बताया, सबका चेहरे ऐसे हुए पड़े थे कि मानो कि सबको किसी ने बहुत बुरी तरह से मार पीट दिया हो। तब आहान मायूस होकर पूछता है, लेकिन दादाजी मैंने तो जब से होश संभाला है, मैंने तो आपको काफी ज्यादा ताकतवर समझा है, इतने सारे ज्यादा पावर आपके पास थी, फिर आपने उस डॉक्टर के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? तब दादाजी आहान का हाथ पकड़कर बोले, बेटा उस वक्त मैंने राजवीर के खिलाफ एक गुमनाम कंप्लेंट कर दी थी। इसके बाद सुनने में आया कि राजवीर ये शहर छोड़कर कहीं चला गया है और उसे कुछ सजा भी हुई है। फिर उसके बाद जब एक दिन मुझे मेरा बचपन का दोस्त यानी तेरे दादाजी मिले, उस वक्त तेरे दादाजी एक बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहे थे। तुम्हारे माता पिता का बहुत पहले ही दुर्घटना का शिकार हो गए थे। तब हमें अपनी पहचान छुपाने का और नए सिरे से जिंदगी से शुरू करने का एक रास्ता नजर आता है। मैंने तेरे दादाजी की कंपनी में काम करना शुरू कर दिया और अपने जिंदा रहते तेरे दादाजी ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। तुम जानते हो ना, वो पुराना सिंघानिया मैंशन जो हमारे मैंशन के ठीक थोड़ी 2 किलोमीटर दूरी पर है, जो काफी सालों से बंद पड़ा है, वह सिंघानिया मैंशन तुम्हारा है।
तुम्हारे दादाजी ने उसे तुम्हारे नाम पर कर दिया था। इतना ही नहीं, जो तुम्हारे दादाजी की कंपनी थी उसके जो शेयर थे, सिंघानिया कंपनी में जो भी तुम्हारे शेयर है वो सब मैंने तुम्हारे नाम कर दिए थे। उसके बाद अरमान ने कंपनी के भागदौड़ अपने हाथ में संभाल ली और सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने है। अरमान ने बहुत जल्दी इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली जिसे हरा पाना अब किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था। अब सारा सच सबके सामने था और अब सबको अरमान का बिहेवियर समझ में आने लगा था कि अरमान सबसे ज़्यादा हटकर अजीब तरह से जान कैसे लेता है, क्यों वह लोगों को बड़ी ही वियर्ड मौत दिया करता था। क्योंकि छोटे से अरमान को बड़े ही कम उम्र में राजवीर जिंदल ने जान किस तरह से खौफनाक तरीके से लेनी चाहिए सिखा दिया था। और साथ ही साथ आस्था के लिए अरमान इतना ज़्यादा ओवर पॉजेसिव क्यों था, ये बात भी अब उन सबको समझ में आ गई थी। तभी ध्रुव, जो काफ़ी देर से खामोश था, वो कुछ देर सोचते हुए बोला, लेकिन दादाजी इस तरह से तो अरमान भाई सभी के लिए बहुत ज़्यादा खतरा बन सकते हैं। अगर अरमान भाई इसी तरह से बिहेव करते रहे तो ये उनके लिए किसी भी लिहाज से ठीक नहीं होगा। हमें उन्हें रियलिटी का सामना करवाना पड़ेगा, हमें उनका इलाज करवाना चाहिए। तब दादाजी बोले, मुझे तो लगा था कि ये डॉक्टर जब उसकी ज़िंदगी से चला जाएगा तो उसकी ज़िंदगी अपने आप धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन आज जिस तरह से वो उसे डॉक्टर से मिला है तो मुझे अब डर सताने लगा है कि कहीं अरमान के अंदर का सोया हुआ शैतान न जाग जाए। सभी लोग अभी इस बारे में बात कर रहे थे, तभी आकाश का फ़ोन बजे लगा। फ़ोन रश्मि का था। रश्मि का फ़ोन आने पर आकाश ने कान पर फ़ोन लगा लिया था। तब रश्मि ने आकाश को बता दिया कि अरमान का फ़ोन आया है। आस्था बेहोश हो गई है, वो उसे लेकर घर आ रहा है। अब जैसे ही उन सब ने सुना सब हैरान हो गए और उसने बाकी सबको भी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। दादाजी अब आस्था को लेकर परेशान हो गए और फिक्र जताते हुए बोले, हमें अब इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करनी है। फटाफट से सब सिंघानिया मेंशन की और चलो। ऐसा बोलकर दादाजी सबको लेकर सिंघानिया मेंशन रवाना हो चुके थे। वही अरमान आस्था को बड़ी ही बुरी तरह से देख रहा था कि आस्था इस तरह से बेहोश कैसे हो सकती है। वो कभी आस्था के गालों को छू रहा था तो कभी उसके हाथों को मसल रहा था और दिवांगी से बोल रहा था, आस्था उठो प्लीज, वेकअप, अपनी आंखें खोलो। आस्था आंखें खोलो, क्या हुआ है, तुम बेहोश कैसे हो गई हो। अरमान बार बार पूरी गाड़ी में आस्था से ये सवाल कर रहा था, लेकिन आस्था बेहोश थी, वह अरमान का एक भी सवाल नहीं सुन पाई थी। जल्दी ही अरमान ने ड्राइवर को गाड़ी फास्ट चलाने के लिए कह दिया था और गाड़ी जल्दी ही सिंघानिया मेंशन के बाहर खड़ी हुई। रश्मि ने नानी माँ को बता दिया था कि अरमान का फ़ोन आया था और आस्था की तबीयत खराब हो गई है, वो उसे लेकर घर ही आ रहा है। तो नानी माँ चिंता में डूब गई थी और बस अपने गौरी के ठीक होने की प्रार्थना करने लगी कि बस उसकी आस्था को कुछ ना हो, ना ही उसका बच्चे को कुछ हो। जल्द ही अरमान आस्था को गोद में लेकर मिनी हॉस्पिटल में ले आया था। नानी तुरंत आस्था के पास जा पहुंची और उसे उठाने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन आस्था उस वक्त बेहोश थी। उसे कुछ समय किसी की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। तभी डॉक्टर रश्मि ने आस्था को चेक करना शुरू कर दिया था। अरमान वहीं खड़ा हो गया और एक एक मिनट के लिए भी वहां से नहीं हटता है। हालांकि डॉक्टर रश्मि ने बोला भी था कि आप सभी बाहर चले जाइए, मुझे आस्था को अच्छे से चेक करने दें, लेकिन राधिका साथ साथ नानी माँ तो बाहर निकल गए थे। रश्मि ने राधिका और नानी माँ को बाहर जाने के लिए बोल दिया था, वह दोनों तो बाहर चले गए थे, लेकिन अरमान वहीं का वहीं खड़ा रहा। वही एक पल के लिए रश्मि की नज़र अरमान के चेहरे पर जाकर ठहर गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ तो ऐसा था जो बड़ा ही वियर्ड था। जल्दी ही डॉक्टर रश्मि ने आस्था को चेक करना शुरू कर दिया था, लेकिन आस्था बिल्कुल ठीक थी, उसका बच्चा भी ठीक था। लेकिन आस्था को कोई ऐसा शॉक लगा था, कोई ऐसा सदमा लगा था जिसकी वजह इस तरह से फेंट हो गई थी। क्योंकि रश्मि इतना तो समझ चुकी थी, क्योंकि आस्था जब उसे पहली बार अस्पताल में मिली थी तब उसे कुछ इसी तरह का पैनिक अटैक आया था। तो उसे इस बात का अंदाजा हो चुका था कि आस्था को जरूर किसी न किसी बात का सदमा लगा होगा। तब रश्मि ने आस्था को एक इंजेक्शन इंजेक्ट किया और अरमान की ओर सवालिया नजरों से देखकर बोले, अच्छा अरमान, क्या तुम्हार आस्था से किसी बात को लेकर कोई बहस हुई थी या कोई और बात हुई थी। अब जैसे ही रश्मि ने सवाल किया, अरमान उसे घूरकर देखते हुए बोला, ये तुम कैसी बातें कर रही हो। हाँ, और भला मेरी उससे बहस क्यों होगी, हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। क्या बात है, मेरा बच्चा तो ठीक है ना, आस्था तो ठीक है ना। ऐसा बोलकर अरमान अब रश्मि के चेहरे की तरफ देखने लगा था,
लेकिन इससे पहले कि रश्मि कोई जवाब दे पाती तभी तुरंत दादाजी आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान सभी के सभी वहां आ गए थे। उन्हें देखकर दादाजी फिक्रमंद होकर रश्मि से बोले, रश्मि बेटी, आस्था बेटी को क्या हुआ, वह ठीक तो है ना? तब रश्मि हल्का सा मुस्कुराकर बोली, दादाजी आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आस्था भी ठीक है और बच्चा भी बिल्कुल ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने कुछ देख लिया हो, ये किसी शौक में है। तभी अरमान ने अपनी आंखें बंद की थी और तब उसे ध्यान आया कि हॉस्पिटल होटल में 2 लोगों के लाश को उसने अपने बॉडीगार्ड से ठिकाने लगाने के लिए कहा था। कहीं आस्था ने उन लाशों को तो नहीं देख लिया? कहीं ना कहीं जैसे ही अरमान के दिमाग में ये आया, उसने अपने हाथों की मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया था और बिना किसी से कुछ कहे वहां से बाहर निकल गया। अब अरमान को जाता हुआ देखकर सभी हैरान हो गए और दादाजी कंफ्यूजन से बोले, दादाजी अब हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तब रश्मि ना समझी से उन सबकी ओर देखकर बोली, क्या बात है? ऐसा लग रहा है कि आप सब लोग किसी बात को लेकर परेशान हो रहे हैं। तब दादाजी ने गर्दन हिलाते हुए रश्मि से कहा, कुछ नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, आप परेशान मत होइए। और आस्था बेटी को होश कब तक आएगा? तब रश्मि ने उन्हें बता दिया कि 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर आस्था को होश आ जाएगा, तो वो लोग फिक्र ना करें। तब दादाजी ने हल्के से मुस्कुराहट के साथ रश्मि को बोले, आप भी अब जाओ, अपने कमरे में आराम करो। ऐसा बोलकर दादाजी ने रश्मि को भी आराम करने के लिए भेज दिया था और फिर बाकी सबकी ओर सीरियस एक्सप्रेशन से देखकर बोल, देखो उस दिन जब अरमान ने वो मर्डर किया था, मैं उसे उस अस्पताल से ले आया था। साथ ही साथ मैंने एक किसी और बेनाम नंबर से पुलिस में ये बता दिया था कि एक उस अस्पताल के डॉक्टर राजवीर ने एक आदमी की बेरहमी जान ली है। तो जब पुलिस उसे पकड़ने के लिए गई तब तक राजवीर मतलब वह डॉक्टर वहां से अपनी बीवी को लेकर गायब हो गया था। उस दिन के बाद मुझे लगा कि शायद उसने वो शहर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया, क्योंकि उस दिन बाद से उससे हमारा कोई सामना नहीं हुआ था। लेकिन अब इतने सालों के बाद वह इस शहर में वापस आया है और उसने आते ही अरमान को भी पहचान लिया। और ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे किसी अनजाने खतरे का आभास हो रहा है। जैसे ही दादाजी ने ये बोला, सब दादाजी की ओर देखने लगे थे। लेकिन तभी नानी माँ तुरंत वहां आई और अटकते हुए बोली, भाई साहब क्या हुआ मेरी बेटी को? आस्था ने जब वह सुमित के होटल में जा रही थी तब उसने घर पर नानी माँ को भी फोन करके बता दिया था कि वो कॉलेज से आ गई है, लेकिन दादाजी का फोन आया है, दादाजी उसे बुला रहे हैं। अब जैसे ही नानी माँ ने ये सवाल किया, दादाजी हैरानी से बोले, लेकिन बहन जी आपको कैसे पता चला कि बिटिया हमारे पास होटल में आ रही थी? तब नानी माँ हल्का से ना दिखने वाले मुस्कुराहट के साथ बोलती है, वो उसने फोन करके बता दिया था कि वो वहां जा रही है। तब दादाजी थोड़े से हैरान भी थे और साथ ही साथ आस्था के साथ दिल को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित भी थे कि आस्था का एकदम साफ दिल था, दूसरों के दर्द में उसे भी दर्द होता था और वह एक ऐसे इंसान के पल्ले बंधे हुए थी जो इंसान उसे चाहता तो बहुत था, लेकिन उसका हद से ज्यादा चाहना किसी भी लिहाज से ठीक नहीं था। तब अचानक दादाजी को एक आइडिया नजर आने लगा और वो नानी माँ की ओर देखकर बोलते हैं, अच्छा बहन जी आप गांव चलने की बात कह रही थी, हमने आपसे बोला भी था कि अगले हफ्ते हम गांव जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आस्था बेटी को प्रेगनेंसी की हालत में शहर की आबो हवा कुछ खास ठीक नहीं लग रही है। तो अगर आपको ठीक लगे तो क्या हम कल ही गांव के लिए निकल सकते हैं? जैसे ही दादाजी ने ये कहा सभी चौंक गए थे। वही नानी माँ के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी और वो बिना देरी किए बोली, अरे भाई साहब नेकी और पूछ पूछ, बिल्कुल हम भी यही तो चाहते हैं कि आप सबके सब गांव चले, ठीक है तो हम अभी से तैयारी शुरू कर देते हैं। ये बोलकर नानी माँ अपने कमरे में चली गई। तब सुमित हैरानी से दादाजी की ओर देखकर बोला, लेकिन दादाजी ऐसी हालत में क्या अचानक से गांव जाना ठीक रहेगा? अभी सुमित ने इतना ही बोला था तभी दादाजी बोल उठे, देखो जब तक मैं इस बात की तसल्ली नहीं कर लेता कि वह डॉक्टर यहाँ से चला गया या नहीं गया है, तब तक मैं अरमान को यहाँ रखने का खतरा किसी भी कीमत पर मोल नहीं ले सकता हूँ। तुम नहीं जानते हो, बचपन में अरमान ने उसे खून करते हुए देखा था, तब से वो उसी की तरह खून करने लगा है, उसी के जैसा हो गया है। और अगर अरमान उसे एक बार फिर मिला तो ये किसी के लिए भी ठीक नहीं रहेगा, ना हमारे लिए ना ही किसी और के लिए। जैसे ही दादाजी ने ये कहा सब एकदम बिल्कुल शांत हो गए थे। कहीं ना कहीं दादाजी की बातों में उन्हें दम नजर आ रहा था कि कुछ दिन के लिए अरमान को अगर इस आबो हवा से दूर लेकर जाया जाए तो हो सकता है कि एकदम नॉर्मल बर्ताव करें, और नॉर्मल बर्ताव करना उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आस्था अब माँ बनने वाली है
अगर अरमान इस सिचुएशन में आस्था से प्यार करेगा या उस ओवर प्यार करेगा तो वह किसी भी लिहाज से ठीक नहीं रहेगा, ना ही अरमान के लिए ना ही किसी और के लिए। वेल, तब सभी वहां से चले गए थे। अभी इस वक्त आस्था अकेली थी, लेकिन कुछ ही समय बाद रौनक आस्था के पास आकर बैठ गई थी, क्योंकि रश्मि ने रौनक को जाकर बता दिया कि आस्था के कंडीशन कुछ ठीक नहीं है, तो रौनक खुद को रोक नहीं पाती और आस्था के पास आकर बैठ गई थी। और कितने ही देर तक बिना किसी इमोशन के वो आस्था को देखते रही, उसका हाथ थामे बैठे रहती हैं। वेल, नानी माँ उस पल के लिए उन सबको दिखाने के लिए कमरे में तो आ गई थी, लेकिन उसे आस्था का इस तरह से बेहोश होना उन्हें बेचैन कर गया था। साथ ही साथ वह रश्मि की बातें सुन चुकी थी। रश्मि जब अरमान को बता रही थी कि आस्था किसी शौक की वजह से बेहोश हुई है, तो नानी माँ सोचने लगी कि आखिरकार ऐसा क्या देख लिया आस्था बेटी ने जो वो इस तरह से बेहोश हो गई। तो इसीलिए अब नानी माँ ने देखा कि अब मिनी हॉस्पिटल के आसपास कोई नहीं है, तो चुपके से एक बार फिर नानी माँ वहां जाने लगी थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि सबको ये पता चले कि नानी माँ बार बार आस्था के पास यूं क्यों जा रही है, जबकि दादाजी ने तो उन्हें पैकिंग करने के लिए कहा है। जैसे ही नानी माँ वहां गई और उसने रौनक को आस्था के साथ देखा, तो नानी माँ के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी और वहां जाकर उन्होंने रौनक के सर पर हाथ रखा और उसे सहलाते हुए बोली, रौनक बेटियां, हम कल गांव जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप भी अपनी पैकिंग कर लें, क्योंकि हम आपको अपना गांव घूमना चाहते हैं। अब जैसे ही नानी माँ ने बड़े ही प्यार से रौनक से ये कहा, तो रौनक ने बिना किसी इमोशन के नानी माँ की ओर देखा और फिर सीधा अपने कमरे में चली गई थी। तब नानी माँ ध्यान से आस्था को देखने लगी। आस्था को बेहोश हुए आधे घंटे से ज्यादा हो चुका था, लेकिन अभी तक उन्हें होश नहीं आया था और नानी माँ सुन चुकी थी कि रश्मि ने बोला है कि 1 घंटे के अराउंड आस्था को होश आ जाएगा। तो तब तक नानी माँ ने उसी के पास रहने का फैसला कर लिया था। वहीं दूसरी ओर अरमान इस वक्त उन गार्ड्स के साथ मौजूद था जिन गार्ड्स को उसने उन 2 वेटर की लाश को ठिकाने लगाने के लिए कहा था, जिनकी जान राजवीर जिंदल ले ली थी। तब अरमान ने उनसे सिर्फ एक ही सवाल किया था, क्या तुम्हें उन लाशों को निकालते हुए आस्था ने देखा था? अब वो गार्ड्स कंफ्यूजन का शिकार हो गए थे। उन्हें कुछ याद ही नहीं था कि उन्हें आस्था ने देखा या नहीं देखा है। वह तो सिर्फ अरमान का दिया हुआ काम कर रहे थे। उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आया कि वो अरमान को क्या जवाब दें। तभी दूसरा गार्ड्स हिचकिचाते हुए बोला, बॉस, हमें इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। जैसे ही आपने हमें लाश ठिकाने के लिए कहा, लाश को हमने अच्छी तरह से बोरे भर लिया था और सीधा उन्हें शहर के बाहर फेंक आए थे। इस बीच मैडम ने हमें देखा है या नहीं देखा, हम इसके बातों के लिए शो नहीं है। अब जैसे उस गार्ड्स ने ये कहा, अरमान को ये बात कुछ खास पसंद नहीं आती है और बारी बारी से उसने अपने दोनों गार्ड्स को बुरी तरह से घायल कर दिया था और अरमान का चेहरा इस वक्त खून से रंगा हुआ बेहद खतरनाक दिखाई दे रहा था। वहीं दूसरी ओर राजवीर जिंदल तुरंत ही अपने विला में जा पहुंचा था। वहां जाकर उसने अच्छी तरह से पहले नहाया धोया, फिर अपनी बीवी की लाश को निकाल कर वो उससे माफी मांगने लगा था और गिल्टी टोन में बोला कि कल रात में घर नहीं आ पाया, तुम उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज 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 मेरी सोना, मेरे बाबू, मेरे डार्लिंग, ऐसा बोलकर उस लाश के गालों को चूमने लगा था। तब वह लाश की तरफ से अपने आप ही अपनी आवाज में खुद को जवाब देने लगा, पहले तुम ये बताओ कि तुम कल रात कहाँ थे? किसी लड़की के साथ मुंह काला कर रहे थे? हाँ। अब जैसे ही राजवीर ने खुद ही अपनी पत्नी की तरह आवाज में खुद से सवाल किया और फिर राजवीर जिंदल बनकर जवाब देने लगा, नहीं नहीं मेरी जान, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं किसी के साथ नहीं था, बस एक जगह फंस गया था। कुछ लोग, बेवकूफ लोगों ने मुझे बंद कर दिया था, पर तुम फिक्र मत करो, बहुत अच्छे से सजा देकर आया हूं उन्हें। जो कोई भी तुम्हारे और मेरे बीच में आने की कोशिश करेगा, मैं उसका नाम और निशान मीटा डालूंगा। तुम तो जानती हो ना अपने प्यारे पतिदेव को। तब एक बार फिर राजवीर औरत की आवाज में इतराते हुए बोला, बस बस रहने दो, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप बहाने बना रहे हैं। तब राजवीर जिंदल अपनी आवाज में अपनी पत्नी के होठों को चूम कर बोला, मेरी जान, मेरी जान, बस बस, और कितना डांटोगी अपने पति को? चलो, मुझे बहुत भूख लगी है, पहले मेरे लिए खाना लगा दो। ये बोलता हुआ राजवीर अब जल्दी ही उस लाश को लेकर डाइनिंग टेबल पर आ गया था। लाश को जैसे जैसे कुर्सी पर एडजस्ट कर राजवीर अब खुद व खुद लाश की ओर देखकर उसे इसी तरह से बातचीत करते हुए खाना खाने लगा था।